हेलो टू ऑल माय सीएमए फाइनलिस्ट, कैसे आप लोग सब। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है एंड अभी तक आपने पूरा पढ़ के कंप्लीट कर लिया होगा। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट एंड टू हेल्प यू इन दिस, ताकि और अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो। आपको पता है एकत्वम फॉर सीएमए की पूरी टीम ने स्टार्ट कर रखा है वन शॉट रिविजन। अब मैं बात करती हूँ मेरे सब्जेक्ट की, जो है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अगर आपने देखा होगा लास्ट एक महीने से काफी सारे रिविजन आपको मिल रहे हैं, जिसमें कुछ ऐसे इंडेक्स थे जो पूरे डिटेल में पढ़ाए गए, कुछ ऐसे इंडेक्स थे जिसको मैंने वन शॉट रिविजन में कराया है। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया ताकि जो इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इंडेक्स 103, 110, उसको मैंने इतनी डिटेल में पढ़ाया ताकि अगर उसके 14 मार्क्स का क्वेश्चन जो आता ही आता है, आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। हाँ, जो इंडेक्स केस बेस्ड स्टडीज आते हैं, उनके पूरे कॉन्सेप्ट्स मैंने रिवाइज करवाए। काफी सारे इंडेक्स हो चुके, काफी सारे इंडेक्स होने वाले हैं। अगर आपको इसकी पूरी प्लेलिस्ट चाहिए, पूरे डिटेल्स चाहिए, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। आपको सारे के सारे सीएफआर के रिवीजन वीडियोस एक जगह मिल जाएंगे। चलो, आज मैं आपसे बात कर रही हूँ कि आज मैं कौन सा इंडेक्स लूंगी। आज मैं लूंगी इंडेक्स 16, जो इंस्टीट्यूट का आई थिंक मोस्ट फेवरेट इंडेक्स बनता है एंड बच्चों का डेफिनेटली थोड़ा उनके लिए ट्रिकी इंडेक्स बनता है। इस इंडेक्स को मैं कोशिश करूंगी कि मैं पूरे मतलब जो भी टाइम लगेगा, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि कम से कम टाइम में सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स में कवर करूं। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये बोर्ड नोट्स स्पेशली मैंने सारे सीएमए फाइनल के बच्चों के लिए रिवीजन के लिए बनाया है। ध्यान से देखो, इस नोट्स में मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स जो भी रेलेवेंट है, जिससे आप एग्जाम्स के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, सबको एक जगह अपने अपने हैंडराइटिंग में लिखा है, ताकि आपको थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड लगे। लैंग्वेज मैंने बहुत इजी रखी है ताकि आप तुरंत क्लिक कर पाए, अच्छा ये सिचुएशन में हमें ऐसे ऐसे इन सारी चीजों को इंटरप्रेट करना है। करेक्ट। एंड आप देखोगे बेटा, ये 19 पेजेस में मैंने पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स को एक जगह समराइज कर दिया है। यस, अगर आप में से किसी भी बच्चे को ये बोर्ड नोट्स चाहिए तो प्लीज हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मैं इसका पीडीएफ आपके साथ शेयर कर लूंगी। चलो, बिना टाइम वेस्ट किए, क्या सारे बच्चे तैयार है इस पर्टिकुलर इंडेक्स 16 को रिवाइज करने के लिए, जो एकदम से एग्जाम ओरिएंटेड इंडेक्स बनता ही बनता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो फटाफट, ऑल माय सीएमए फाइनलिस्ट एंड एंड तक वीडियो को देखना। हर एक पॉइंट जो मैं कहूंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी ऐसी बातें नहीं होगी जो एग्जाम स्पेसिफिक नहीं है। तो पूरा का पूरा वीडियो एग्जाम ओरिएंटेड है, हर एक बातें एग्जाम ओरिएंटेड है। चलो हम स्टार्ट करें इंडेक्स 16, जिसका नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इफेक्टिवली इसमें क्या कवर किया जाता है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे, इंडेक्स 16 जो कहता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या कवर करता है। सबसे पहले वो एक टैंजिबल आइटम होना चाहिए। व्हाई नॉट इंटैंजिबल? इंटैंजिबल का अलग से इंडेक्स है, टैंजिबल आइटम होना चाहिए। टैंजिबल का मतलब जिसको आप छू सकते हो। बिजनेस में हेल्ड फॉर यूज होना चाहिए, बिजनेस में आपने उसको यूज करने के लिए रखा है, बेचने के लिए नहीं रखा है। चाहे आप बिजनेस में आप यूज करने के लिए किस लिए यूज करते हो, जैसे कि मैं मशीन क्यों रखती हूँ, गुड्स के लिए, प्रोडक्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कंप्यूटर क्यों है, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो अगर आप कोई भी टैंजिबल आइटम्स अपने बिजनेस में रखते हो, क्यों रखते हो? ताकि आप उसमें गुड्स प्रोड्यूस कर सको। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हो तो आप उसमें से गुड्स प्रोड्यूस करते हो। अगर हम सर्विस इंडस्ट्री में है तो हम लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स क्यों यूज करते हैं? सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। या फिर आप रेंटल टू अदर्स, किसी और को रेंट पे देने के लिए यूज कर सकते हो। जो आप अपने बिजनेस में रख रखे हो किसी और को रेंट पे देने के लिए, वो भी पीपी की डेफिनेशन में आता। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, फॉर एग्जाम्पल मेरे जो ऑफिस के एम्प्लॉयज है, मेरे सारे सबऑर्डिनेट्स है, या मेरा पूरा टीम जो एक दूसरे को हेल्प करता है, उन सबके बिजनेस को अच्छे तरीके से करने के लिए हम हमारे हेल्पिंग हैंड्स रखते हैं। उन सारे लोगों को हमें गैजेट्स देने पड़ते हैं, लैपटॉप देने पड़ते हैं, और वो सारे लोग हमारे पूरे ऑफिस के एडमिन पर्पस में हमें हेल्प करते हैं। कि जो भी एसेट्स वो यूज करते हैं वो किस डेफिनेशन में आता है? पीपीई। एंड जनरली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसकी लाइफ मोर देन 1 पीरियड होगी, और जनरली 1 पीरियड का मतलब होता है 1 ईयर। तो याद रखना, अगर आपसे एमसीक्यू में भी बेस्ड जाए पीपी के डेफिनेशन में क्या कवर होगा, एज पर इंडेक्स 16 पीपी की डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है वो आइटम टैंजिबल होना चाहिए, इंटैंजिबल नहीं, बिकॉज उसका अपना इंडेक्स है। सेकेंडली, इट शुड बी यूज्ड इन द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग, नॉट फॉर द सेल। यूज का मतलब कहाँ यूज करोगे? गुड्स प्रोडक्शन में, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, या किसी और को रेंट पे देने के लिए। एंड लास्ट, इट हैज टू बी हेल्ड फॉर मोर देन 1 पीरियड। 1 पीरियड का मतलब होता है मोर देन 1 ईयर।
दिस इज ऑल द डेफिनेशन ऑफ पीपीई। तो पीपीई की डेफिनेशन में एक ये आते हैं, उसके अलावा एक और चीज कवर होता है हमारे इंडिया 16 में, दैट इज द बियरर प्लांट। इस पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, इस पे इंस्टीट्यूट बहुत बार केस पूछता है, क्या ये पीपी की डेफिनेशन में आएगा, और अगर आएगा तो क्यों आएगा। तो इफेक्टिवली पीपी के डेफिनेशन में टैंजिबल एसेट्स जो मैंने आपको अभी बताया वो तो आते हैं, उसके अलावा क्या आते, बियरर प्लांट। तो आप कहोगे मैम ये बियरर प्लांट क्या होता है, इसको समझने के लिए पहले मैं आपको एग्जाम्पल पे लेके जाऊंगी एंड उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे कि क्यों पीपीई को के डेफिनेशन में बियरर प्लांट को भी इंक्लूड किया गया। तो गाइस अगर आप देखेंगे बायोलॉजिकल एसेट्स क्या क्या होते हैं, बायोलॉजिकल एसेट्स में लिविंग प्लांट्स होते हैं एंड एनिमल्स होते हैं, ये आप सबको पता है भाई, थोड़ा सा तो पढ़ के आए ना स्कूल में। बायोलॉजिकल एसेट्स में दो चीजें आती है, हमारे लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये बायोलॉजिकल एसेट्स कवर होता है इंडेक्स 41 में, नॉट इन योर सिलेबस। ये एनिमल्स कवर होते हैं इंडेक्स 41 में, नॉट इन योर सिलेबस। लिविंग प्लांट्स में दो कैटेगरी दी है हमारे इंस्टीट्यूट ने, वन इज बियरर प्लांट, वन इज अ नॉन बियरर प्लांट। जैसे आपको बियरर प्लांट का डेफिनेशन समझ आ जाएगा, नॉन बियरर अपने आप समझ आ जाएगा। तो अगर आप नॉन बियरर प्लांट की कंडीशन में गए या डेफिनेशन में गए, आप चले जाते हो इंडेक्स 41 में। तो इफेक्टिवली बायोलॉजिकल एसेट्स में अगर आप बियरर प्लांट हो तो आप इंडेक्स 41 के स्कोप से बाहर हो जाते और इंडेक्स 16 के स्कोप में आ जाते। अब आप कहोगे मैम बियरर प्लांट और नॉन बियरर प्लांट में फर्क क्या है। इसका सिंपल एग्जांपल जो मेरा बहुत फेवरेट बनता है वो है मैंगो ट्री। सबसे फेवरेट मेरा एग्जांपल बनता है मैंगो ट्री। अब ध्यान से सुनेंगे, कोई भी फार्मर करेक्ट मैंगो ट्री से क्या प्रोड्यूस करता है, मैंगो। अगर मैं इस फार्मर को थोड़ा सा इलैबोरेट वे में बोलूं कि ये एक फार्मर वो है जो मैंगो ट्री को ऐसे एज अ मशीन यूज कर रहा है टू प्रोड्यूस द आउटपुट विच इज अ मैंगो। तो याद रखना, फार्मर इस मैंगो ट्री को यूज कर रहा है टू प्रोड्यूस द आउटपुट मैंगो, और ये आउटपुट एज अ गुड्स बिकता है बाजार में। तो डोंट यू थिंक ये मैंगो ट्री यहां पर एक मशीन की क्वालिटी शो कर रहा है, एक ऐसा आइटम दिखा रहा है जिससे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं, इससे किसके बिना मैंगो प्रोड्यूस होगा नहीं। तो इंस्टीट्यूट ने एक अमेंडमेंट लाके बहुत क्लियरली कहा कि अगर आप बियरर प्लांट हो, कैसे पता चलेगा बियरर प्लांट हो, अगर आप बियरर प्लांट हो इसका मतलब कुछ कंडीशंस आपको पूरे करने पड़ेंगे। आप लिविंग प्लांट हो, मैंगो ट्री इज अ लिविंग प्लांट, पहला कंडीशन पूरा। यूज्ड इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मैंगो। मैंगो इज माई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो मैंगो ट्री इज अ लिविंग प्लांट जिससे मिल रहा है मैंगो, मैंगो इज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। और मैंगो पूरे साल थोड़े आता बेटा, साल में एक बार ही उसमें मैंगो निकलता है, फिर अगले साल उसमें मैंगो आएगा, फिर उसके अगले साल उसमें मैंगो आएगा। इट इज एक्सपेक्टेड टू बियर अ प्रोड्यूस मोर देन वन पीरियड, मतलब उसमें वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आने में एक साल का टाइम लग जाता है। इस साल, फिर अगले साल, फिर अगले साल। एंड हम उसको मैंगो प्लांट को बेचते नहीं है, हम मैंगो को बेचते हैं। इट हैज अ रिमोट लाइकलीहुड ऑफ बीइंग सोल्ड। मैंगो ट्री के बिकने की गुंजाइश बहुत कम होती है अनटिल अनलेस वो एज अ स्क्रैप हम बेचे या वो किसी काम का नहीं है। अगर आपके ये चारों कंडीशन पूरे होते हो, आप बन जाते हो बियरर प्लांट। तो फटाफट देखेंगे बियरर प्लांट में किसको कवर किया गया है, मैंगो को नहीं, मैंगो ट्री को। और मैंगो ट्री को यहाँ क्यों कवर किया गया है, इट एक्ट एज अ मशीन विच हेल्प्स अ फार्मर टू प्रोड्यूस गुड्स। और ये एक साल से ज्यादा यूज होता, इसको बेचने का हमारा मोटो नहीं होता। कोई भी फार्मर मैंगो ट्री को बेचने का नहीं सोचता, मैंगो को। तो सिर्फ ये सारी वैसे कंडीशंस पूरे कर लेता जिसके कारण वो पीपी के डेफिनेशन में आ जाता। तो याद रखना, पीपी के डेफिनेशन में दो चीजें आती है, टैंजिबल एसेट्स एंड बियरर प्लांट। टैंजिबल एसेट्स का मतलब क्या है, टैंजिबल एसेट्स हेल्ड फॉर यूज, for production, for administration, for rental, and is not held for sale. Bearer plant, living plant, which produces agriculture produce, जिसमें agriculture produce आने में एक साल लग जाता, and the intention to sell is not there until unless वो scrap हो जाए। Is a point clear? Is a point clear? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बनता है जो मैंने आप लोगों के लिए यहां लिख के दिया था। तो प्लीज इस डेफिनेशन को फटाफट रिवाइज कर लो, अपने नोट्स में चेक कर लो।
अगर आप मेरे रेगुलर बैच के बच्चे हो तो मैं ये सारी चीजें आपको नोटबुक में लिखवाती हूँ। उसके अलावा मेरे कॉन्सेप्ट बुक में अंडरलाइन करवा के देती हूँ कि भाई ये प्लीज एग्जाम से पहले पढ़ के जाना, जिसको मैंने सबको एक जगह आपके लिए समराइज कर दिया। तो द डेफिनेशन ऑफ बियर अ प्लांट हैज बीन डन, करेक्ट। अब आ जाते हैं, ओ बच्चे कह रहे मैम ये मैंगो को क्या ट्रीट करेगा? भाई मैंगो इज लाइक अ गुड्स इन्वेंट्री। अब एक बात बताओ, जो बंदा मैन्युफैक्चरिंग में है उसके लिए मशीन पीपीई है, बट मशीन से जो गुड्स निकल रहा है उसके लिए इन्वेंट्री है। सिमिलरली फार्मा के लिए मैंगो ट्री पीपीई है, बट उससे जो प्रोड्यूस आ रहा है वो उसके लिए इन्वेंट्री है। चलो अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं हम धीरे धीरे। जितने भी बेटा मेन टॉपिक्स आपके मॉड्यूल में, उन सारे मेन टॉपिक्स को मैंने यहां पर लिखा है। सबसे पहले डेफिनेशन सीख लिया। सेकेंड टॉपिक जो हम कवर कर रहे हैं वो है रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। मैम हम इसको रिकॉग्नाइज कब करते हैं? इसको सिंपल रिकॉग्निशन का मतलब है बुक्स में कब इसको लेते हैं। ये चीज कहां दिखाई जाती है? पीपी हमारे बैलेंस शीट के एसेट साइड शो होता है अंडर द हेड्स पीपीई। याद करो इंड AS 1 में मैंने फॉर्मेट सिखा रखा है, नॉन करंट एसेट्स। सबसे पहले आता है पीपी, उस पीपी के अंदर हमें ये सारी चीजें डिस्क्लोज करनी होती है। बट कब हम इसको बुक्स में रिकॉग्नाइज करते हैं मेरे बच्चों? फटाफट बताएंगे कब करते हैं। जब हम श्योर है प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, आपको पता है अब इससे मेरे को फ्यूचर में फायदा होने वाला है, एंड ये एंड है और नहीं है। फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करने के लिए वी नीड कॉस्ट। फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज करने के लिए वी नीड कॉस्ट एंड वी कैन मेजर द कॉस्ट रिलायबली। तो फटाफट दो चीजें पढ़ ली। सबसे पहले पीपी के डेफिनेशन में टैंजिबल एसेट्स प्लस बियर अ प्लांट। दूसरा क्या पढ़ा? रिकॉग्निशन। बुक्स में इसको बैलेंस शीट के एसेट साइड कब रिकॉग्नाइज करते हैं? जब फ्यूचर बेनिफिट्स आने के चांसेस हैं एंड आप उसकी कॉस्ट को मेजर कर सकते हो। वी हैव फिनिश्ड 2 टॉपिक्स। थर्ड कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मेजरमेंट। बच्चों आप टर्न कर लेना अपना मॉड्यूल भी, आपके मॉड्यूल में भी इसी सीक्वेंस में पीपी को पढ़ाया गया है। मैं भी आपको इसी सीक्वेंस में पढ़ा रही हूँ। मेरे नोट्स में भी मैंने ऐसे ही सिखाया है ताकि आपको फ्लो पता चले कि इंड AS को पढ़ना कैसे चाहिए, एंड इसी फ्लो में आपको भी पढ़ना चाहिए, तब आपको क्लैरिटी आती है। अगर आप इधर उधर से पढ़ोगे ना बेटा, मजा नहीं आएगा इंड AS में। क्या मजा आ रहा है बच्चों? यस। चलो अब आ जाते हैं मैम इसको मेजर कैसे करते हैं। पहली बार बुक्स में कैसे मेजर करते हैं, याद रखना सबसे पहला इनिशियल मेजरमेंट ऑलवेज एट कॉस्ट। कोई भी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने उसको अलग अलग तरीके से फिगर कर दिया है ताकि आपको समझ आ जाए। जैसे कि इनिशियल मेजरमेंट हैज टू बी एट कॉस्ट। पहली बार मेजरमेंट आपको कॉस्ट पे ही करना पड़ता है, नो अदर वेज। अब आपके मन में आएगा मैम कॉस्ट कैसे सिग्निफाई करेंगे, इस कॉस्ट में क्या क्या आता है? बट वो जानने से पहले आपको देखना पड़ेगा क्या आप रेडीमेड एसेट ला रहे हो, क्या आप एसेट को अपनी फैक्ट्री में या वेयर हाउस में असेंबल करके या मैन्युफैक्चर कर रहे हो या कंस्ट्रक्ट कर रहे हो? क्या आप अपना एसेट एक्सचेंज में ला रहे हो, एक एसेट दिया दूसरा लिया? क्या आप गवर्नमेंट ग्रांट के थ्रू एसेट ला रहे हो? तो याद रखना इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट पे होता है। फटाफट मेरी बात सुनो। सबसे पहली बार आपका एसेट पीपीई, चाहे वो टैंजिबल हो या बियरर, आपकी बुक्स में किस प्राइस पे आएगा? कॉस्ट पे। गुड विथ मी? यस मैम। अब कॉस्ट तो कैसे कैसे इंक्लूड होगा, क्या इंक्लूड होगा, वो सारी बातें तो मैं आपसे डिस्कस करूंगी। बट पहली बार एसेट कैसे आपकी बुक्स में आ सकता है उसके 4 सिचुएशन आपका इंड AS डिस्कस करता है। पहला, या तो मैंने रेडीमेड एसेट परचेज किया है या मैंने खुद से एसेट को कंस्ट्रक्ट किया है, जैसे कि पूरा ऑफिस का बिल्डिंग मैंने खुद से बनाया है। एसी सेल्फ कंस्ट्रक्ट कर लिया, मतलब रेडीमेड लेके आया, सॉरी एसी रेडीमेड लेके आया, एसेट परचेज। बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड। एक पुरानी कार दी और नई कार ली, एक्सचेंज में एसेट अगर आ रहा है, या फिर गवर्नमेंट ने मुझे बैकअप में ग्रांट दिया और उस ग्रांट के थ्रू मुझे कहा आप इस एसेट को खरीद लीजिए बिकॉज आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में फैक्ट्री बनाई है या व्हाटएवर। इन 4 अलग सिचुएशन में कैसे कॉस्ट को मेजर किया जाता है वो आपको सीखना जरूरी है। तो याद रखना कोई भी सिचुएशन में आपने एसेट को लिया है, एसेट मेजर एट कॉस्ट ही होगा पहली बार। बट हर एक सिचुएशन में कॉस्ट के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे वो मैंने यहां आपको लिख के दिया। क्या मेरे साथ है बच्चों? फटाफट बताएंगे। यस यस। देखो बेटा, थर्ड ए का 1, थर्ड ए का 2, थर्ड ए का 0.3,
थर्ड ए का पॉइंट 4, ये मैं आपको धीरे धीरे सिखा रही हूँ। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी, अगर आपने असेट को परचेज किया है, यू हैव परचेज्ड असेट, खुद सोच के बताओ, दुकानदार के पास गए, असेट खरीदा, तो डायरेक्ट असेट की परचेज प्राइस तो कॉस्ट में आएगी। एंड अगर उसने कोई ट्रेड डिस्काउंट दिया, कोई रिबेट दिया, पूरा बचपन आपको ये पता है ट्रेड डिस्काउंट डायरेक्ट बिल से माइनस हो जाता, उसकी कोई अकाउंटिंग नहीं होती, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट। तो जब आप पहली बार किसी असेट को परचेज करोगे तो खरीदने का परचेज प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट, बिकॉज हम जब भी कोई चीज खरीदते हैं डिस्काउंट पे, ट्रेड डिस्काउंट पे, आपको बिल में वो माइनस करके मिलता है। गुड टू गो। तो पहला आ गया परचेज प्राइस, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट माइनस कर लेना। दूसरा, अगर आप कोई टैक्सेस आप पे लग रहे हैं और वो एडजस्टेबल नहीं है, मतलब रिफंडेबल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप जीएसटी का क्रेडिट नहीं ले रहे, नहीं समझ आता क्या फाइनल के बच्चों को? भाई जीएसटी करण सर ने इतने अच्छे से पढ़ाया इंटर में, इतना बेसिक तो आपको समझ आ ही गया है, और डेफिनेटली फाइनल में भी आपने ग्रुप 4 में जीएसटी पढ़ लिया होगा, क्रेडिट लेने की बात आपको समझती है। तो अगर आपको जीएसटी का क्रेडिट मिलने वाला है तो ऐड नहीं होगा। अगर आपको जीएसटी का नॉन रिफंडेबल जीएसटी है, एडजस्टेबल नहीं है, आपको वो अपनी कॉस्ट में इंक्लूड करना है। तो पहला परचेज प्राइस, दूसरा नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, तीसरा कोई भी खर्चा डायरेक्टली एट्रीब्यूट हो रहा है उस असेट को लाने के लिए, लाइक लाने का भाड़ा, एम्प्लॉय को, एक्स्ट्रा एम्प्लॉय एंगेज किया उस पर्टिकुलर एसेट को डिजाइन करने के लिए, प्रोफेशनल फीस, कॉस्ट ऑफ साइट, उसका इंस्टॉलेशन, एनी एक्सपेंसेस which is directly attributable to purchase an asset is known as capital expenditure। 12th में पढ़ा है, सीएमए फाउंडेशन में पढ़ा है, सीएमए इंटर में भी आपने मुझसे ये पढ़ा है। तो उसको इंस्टीट्यूट थोड़ी बेटर लैंग्वेज में बोलता है, इंक्लूड्स डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस। तो गाइस ये तीनों पॉइंट समझ आ गया क्या? वो चीज, वो खर्चे जो असेट को रेडी करने में हेल्प करता है, वो असेट की कॉस्ट में आता है। एनी एक्सपेंसेस जिसको करने से असेट रेडी होता है, वो असेट की कॉस्ट में आता है। सिंपल, अगर मैं आपको वन लाइन रूल बताऊं, करेक्ट? तो परचेज प्राइस ले लिया, फिर हमने क्या ले लिया, हमने नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ले लिया है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस ले लिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग लेट्स प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर आपको समझ रहा है या नहीं पता नहीं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने चलो मैं एक सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ। जब दिल्ली में, आई रिमेंबर 2008 में मेट्रो स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट तो 2007 से हो गया था, बट फेज में हो रहा था। मैंने यूज किया था 2008 में पहली बार। तो उस समय पता है क्या, ऑब्वियसली मेट्रो कंस्ट्रक्ट हो गया था, रेडी टू यूज के कंडीशन में था, बट भाई उसको देखना पड़ेगा ना, क्या उस जिस कैपेसिटी में सोचा था उस कैपेसिटी पे वो ट्रैक पे चल पा रहा है या नहीं। तो उसके लिए लोगों को बुलाना पड़ता था, तो टू प्रमोट दिस, टू चेक इट कि वो मेट्रो अच्छा बना है या नहीं बना है, बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पे उस वक्त मेट्रो की टिकट्स मिलती थी हमें। एंड लोग भी बहुत क्लियर थे कि भाई टेस्ट ट्रायल रन हो रहा है। तो ट्रायल रन को करते वक्त कंपनी का मेट्रो जो भी था कंस्ट्रक्शन वाली का, उनके कुछ खर्चे हो रहे होंगे ट्रायल रन के, ऑब्वियसली मेट्रो स्टार्ट करना, एम्प्लॉयज रखना, वहां पर स्टाफ रखना जो गाइड करेगा मेट्रो कैसे ले, तो ये कुछ खर्चे एसोसिएटेड थे ड्यूरिंग द ट्रायल रन ऑफ मेट्रो। एंड इसके अलावा कुछ इनकम भी आ रही थी गवर्नमेंट को, बिकॉज लोग उनके टिकट्स ले रहे थे। और लोगों को बैठा के ट्रायल रन नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा क्या उसकी कैपेसिटी अप टू मार्क है या नहीं। तो याद रखना, अगर आप कोई पीपी बना रहे हो या खरीद रहे हो, उसका इफेक्टिव यूज देखने के लिए क्या वो सही तरीके से चल रहा है जैसा माइंड में है, आपको कुछ खर्चे करने पड़ते हैं। एंड आपको ट्रायल रन के दौरान कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, एंड ट्रायल रन के समय हो सकता है कुछ इनकम आती हो आपको। इंस्टीट्यूट क्लियरली कहता है, इफेक्टिवली अनाउंस करने से पहले कि क्या ये मेट्रो अब रेडी टू यूज में आ सकता है, गवर्नमेंट कुछ ट्रायल रन के खर्चे करती, गवर्नमेंट की कुछ इनकम भी होती है। तो ये ट्रायल रन के खर्चे नेट ट्रायल रन की इनकम से जो भी अमाउंट आएगा वो असेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे। इट मेक सेंस बेटा। हमने कोई मशीन बनाया, बट वो मशीन सही तरीके से चलेगा, अपने कैपेसिटी तक चलेगा, पहले ट्रायल रन करना पड़ता है। तो ट्रायल रन करते वक्त कोई कॉस्ट आएगी, उस वक्त कोई गुड्स मैन्युफैक्चर हो चुके होंगे, उनको जब हम बेचते हैं कुछ प्रोसीड्स आएगा। तो इंस्टीट्यूट कहता है बिफोर टू डिक्लेयर कि अब मेरा ये एसेट रेडी टू यूज कंडीशन में आ चुका है, बिफोर टू डिक्लेयर कि मेट्रो अब चल सकता है, हमने कुछ ट्रायल रन के खर्चे किए होंगे,
उस समय कोई इनकम कमाए होंगे, नेट इज द असेट की कॉस्ट। एम आई क्लियर? तो देखो मैंने क्लियरली लिखा है, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग लेस प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट अराइजिंग फ्रॉम टेक्स्ट प्रोडक्शन। अगर आपका टेस्टिंग एक्सपेंस कम है, टेस्टिंग इनकम ज्यादा हो गया, उस केस में भी वो कॉस्ट ऑफ पीपीई से ही एडजस्ट होगा। मतलब खर्चा आया 1 लाख, बट इतने लोगों ने टिकट ले ली कि हमारा टिकट बेच के आ गया 1.5 लाख, इफेक्टिवली आप 50,000 नेगेटिव हो। खर्चा किया 1 लाख का, इनकम आ गई 1.5 लाख। तो इंस्टीट्यूट कहता है आपका सिंपल रूल इंडियस बोलता है, ट्रायल रन के खर्चे, ट्रायल रन की इनकम एडजस्ट होके कॉस्ट ऑफ पीपी में जाएगा, चाहे वो पॉजिटिव आए या नेगेटिव। पॉजिटिव आ रहा है कॉस्ट को बढ़ा दो, नेगेटिव आ रहा है कॉस्ट को कम कर लो, बट दोनों ही पीपी में एडजस्ट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर इंस्टीट्यूट आपसे केस स्टडी पूछ सकता है या एमसीक्यू में पूछ सकता है। तो अगर ट्रायल रन के खर्चे आते हैं, ट्रायल रन से इनकम आती है, ट्रायल रन के खर्चे आए या ट्रायल रन की इनकम, ऑलवेज रिमेंबर आपको उसको नेट ऑफ करना है। या तो प्लस कर देना, खर्चा ज्यादा है तो, इनकम ज्यादा है तो माइनस कर देना। Am I clear? Am I clear? Anybody has any doubt till here? तो फटाफट बताओ हम कॉस्ट में क्या क्या लेते हैं। परचेज प्राइस, फिर हम नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस, ट्रायल रन के एक्सपेंसेस, ट्रायल रन की इनकम का नेट अमाउंट, चाहे प्लस हो या माइनस। हम इसमें क्या इंक्लूड नहीं करते हैं जो हमेशा पीएनएल में जाता है, ये बीच में मैंने एज एन एग्जाम्पल डाल दिया। मेरा इनॉग्रेशन का खर्चा, उससे मशीन को क्या लेना देना। मेरे बिजनेस का एडवर्टीजमेंट, उससे मेरे एसेट को क्या लेना देना। मेरे एम्प्लॉयज की वेजेस एंड सैलरी, उससे एसेट को क्या लेना देना। इफेक्टिवली इट्स जस्ट एंड वे टू टेल यू कि पीएनएल के सारे खर्चे मत लेना, जो रिलेटेड टू एसेट है वही आते, बाकी बिजनेस के सारे खर्चे कहाँ ट्रांसफर होते हैं, पीएनएल में। इनॉग्रेशन का खर्चा, एडवर्टीजमेंट का खर्चा, प्रमोशन का खर्चा, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग कॉस्ट कि मेट्रो कैसे चलाना है, उससे मेट्रो के बनने का कोई लेना देना नहीं है। हम एम्प्लॉय को ट्रेन करते हैं मेट्रो चलाने के लिए, बनाने के लिए नहीं। बनाने का खर्चा आता है, चलाने का खर्चा थोड़े आएगा। एडमिन कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, रिलोकेशन कॉस्ट, ये सारी चीजें आपका नहीं आता किधर, असेट की कॉस्ट में। एम आई क्लियर? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आई टेल यू, हमारे ऑफिस के सामने ना एक जगह है, वो लैंड है। उस लैंड पे ना बच्चा एक्चुअली कंस्ट्रक्शन होने वाला है बिल्डिंग्स के, बट अभी तक ना वो प्रपोजल पास नहीं हुआ है या जो भी। तो वहां जो बंदा है ना, जो बंदा उस लैंड का ओनर है, उसने टेम्पररी क्या किया है, जब तक बिल्डिंग खड़ी नहीं होती है उसने टेम्पररी उस लैंड को ना पार्किंग के लिए यूज करने को दे दिया। और आपको पता है पार्किंग की कितनी प्रॉब्लम है। तो याद रखना, अगर आप कोई एडिशनल इनकम कमाते हो अपनी कोई एसेट से जिसका मेन पर्पस वो नहीं था, तो वो आपके एसेट की कॉस्ट में नहीं आएगा, वो एज एन एडिशनल इनकम पीएनएल में जाएगा अदर इनकम में। याद रखना, अगर आपने कोई भी खर्चा या कोई भी जगह आपकी टेम्पररी एसेट बनाने के लिए ली थी, आपने लैंड लिया है बिल्डिंग बनाने के लिए, अभी तक बनाना स्टार्ट नहीं किया, टिल द टाइम उसको एडिशनल काम के लिए आप यूज कर रहे हो, कार पार्किंग के लिए यूज कर रहे हो, उससे आया हुआ इनकम एसेट की इनकम में नहीं माना जाएगा, माइनस नहीं होगा, ये एक सेपरेट सोर्स ऑफ इनकम मान के आपको पीएनएल में लेना है। एग्जाम्पल, कार पार्किंग साइट इज ऑलवेज ट्रांसफर टू पीएनएल। एम आई क्लियर? तो गाइज अभी तक मैंने आपसे क्या डिस्कस कर लिया, फटाफट ले लो। कॉस्ट में बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं। कॉस्ट में आता है परचेज प्राइस, कॉस्ट में आता है नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस, टेस्टिंग कॉस्ट ट्रायल रन का, और उसकी इनकम आती है। उसके अलावा कोई और इनकम और कोई और खर्चे नहीं आते। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेंस है जो आपको पता होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको बताना चाहूंगी और ये हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। गाइस एक और इसमें एक्सपेंस ऐड होता है, वो मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने गवर्नमेंट से माइनिंग एक्टिविटी के लिए जमीन ली और हमें वहां पर मशीन लगानी है प्योरली माइनिंग काम के लिए। तो माइनिंग के काम के लिए मुझे वहां मशीन लगाना है, बट वो माइनिंग वाला मशीन तभी लगेगा जब गड्ढा में डीप अंदर तक टनल बनाऊंगी। अब मैंने गवर्नमेंट से वो जमीन 5 साल के लिए ली है और गवर्नमेंट ने दे दिया और मैंने वो गड्ढा खोद लिया, मशीन इंस्टॉल कर लिया, बट गवर्नमेंट ने एक कंडीशन दिया है, भाई ये जमीन मैं आपको 5 साल के लिए दे रहा हूं, तो वो मशीन को इंस्टॉल करने के लिए जो खर्चा आ रहा है गड्ढा खोदने का, वो एसेट की कॉस्ट है। एक्सपेंसेस एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंग एन एसेट टू रेडी टू यूज कंडीशन में आएगा ना। बट मेरा बच्चा,
गवर्नमेंट ने कंडीशन लगाया 5 साल बाद आपको ये जमीन मुझे वैसे ही प्लेन करके देनी है जैसे मैंने आपको दिया। इसका मतलब ये खर्चा आज होगा या 5 साल बाद? 5 साल बाद। और ये गड्ढा क्यों खुदा? मशीन लगाने के लिए। और ये गड्ढा आपको प्लेन क्यों देना है? जब आपका टर्म ऑफ एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, जब आप मशीन वहां से हटा लोगे। तो फ्यूचर में कोई खर्चा अगर आप इनकर करने वाले हो, बिकॉज आपने उसको अभी यूज करते वक्त वो एक ऐसा एक्सपेंस किया जो असेट से रिलेटेड है, और असेट को हटाने के बाद आपको वो वापस ठीक करके अगर देना पड़ेगा, इसको बोलते हैं डिसमेंटलिंग कॉस्ट या साइट प्रिपरेशन कॉस्ट दैट हैज टू बी इनकर्ड इन फ्यूचर। 5 साल बाद मुझे ये साइट ठीक करके देना है। क्यों ठीक करके देना है? बिकॉज 5 साल पहले मशीन लगाने के लिए मैंने वो गड्ढा खोदा। आपको समझ आया? तो मशीन से रिलेटेड जो गड्ढा खोदने का खर्चा है वो आज इनकर हो रहा है, वो तो आज ऐड होगा, बट मशीन के कारण ये गड्ढा खुदा था। तो 5 साल बाद जब आप ठीक करोगे तो इंडिया 16 बोलता है ये भी पीपी से रिलेटेड कॉस्ट है जो फ्यूचर में इनकर होगा। इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग या डीकमिशनिंग या साइट रिस्टोरेशन। जो बोलना है वन एंड द सेम थिंग। बच्चा, ये खर्चा फ्यूचर में होने वाला है, 5 साल बाद होने वाला है। आज जिसको ऐड करना है आपको आपकी कॉस्ट में, तो आज उसकी कौन सी कॉस्ट होगी? प्रेजेंट वैल्यू ऐड होगा। 5 साल बाद का खर्चा एक एस्टिमेट है, आज उसकी क्या वैल्यू है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेना, बिकॉज आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है उस पर। और डेप्रिसिएशन हमेशा किस पे चार्ज होता है? जिस वैल्यू पे आपने उसको बुक्स में लिया है। तो आज उसकी कॉस्ट में आपको फ्यूचर के एक्सपेंस को ऐड करना पड़ेगा, और वो करने के लिए आपको क्या ऐड करना पड़ेगा? उसकी प्रेजेंट वैल्यू। तो कॉस्ट में परचेज प्राइस, डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, साइट वो टेस्टिंग एक्सपेंसेस एंड टेस्टिंग इनकम, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिसमेंटलिंग, फ्यूचर साइट रिस्टोरेशन, फ्यूचर डीकमिशनिंग कॉस्ट को भी ऐड करना पड़ता है। यस, देखो, कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड साइट रिस्टोरेशन एट प्रेजेंट वैल्यू। इसकी जर्नल एंट्री भी बच्चों याद रखना। आप जब अपने पीपी की कॉस्ट लिखोगे तो आप कॉस्ट जो आपने इनकर किया है प्लस फ्यूचर की कॉस्ट का प्रेजेंट वैल्यू भी लिख लोगे। जो पेमेंट आपने आज किया है वो तो सिर्फ कॉस्ट हुआ होगा, जो पेमेंट आप फ्यूचर में करने वाले हो उसको बोलेंगे प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग। किस वैल्यू पे? प्रेजेंट वैल्यू पे। तो ये एंट्री याद रखना। 0 ईयर में हम कौन सी एंट्री करते हैं? 0 ईयर में जब हम पीपी एक्वायर करते हैं वो कॉस्ट पे आता है, प्लस फ्यूचर का कॉस्ट अगर है उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू। कॉस्ट तो इमीडिएटली पे हो जाता है, बट फ्यूचर का कॉस्ट हम फ्यूचर में पे करेंगे, उसकी लायबिलिटी हम आज बुक कर देते हैं। इसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग। आपको पता है प्रोविजन सा लायबिलिटी। क्या ये एंट्री क्लियर है क्या? अगर बच्चों आपको इसकी और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहिए फिर तो आपको रेगुलर बैच में जाना पड़ेगा, जहां मैंने इसको बहुत डिटेल में एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। इसको सिंस इट्स जस्ट अ रिविजन, मैं सिर्फ आपके दिमाग में अगर कोई एंट्री रह गई है या भूल गए हो, सिर्फ उसको रिवाइज करवाने का काम कर आगे आएंगे। अब इसके साथ एक कॉन्सेप्ट एड ऑन होता है जो सम्स में बहुत देखने को मिलेगा। ये आपको सम्स के थ्रू ज्यादा समझता है, बट थ्योरेटिकली मैं समझाने की कोशिश करूंगी। मुझे एक बात बताओ, आज जो ये अमाउंट आप 0 ईयर में बुक कर रहे हो, करेक्ट, इसका पेमेंट कब करना है आपको? 5 साल बाद। तो 0 ईयर से जो आप फ्यूचर के 5 साल बाद कोई पेमेंट करोगे, करेक्ट, बीच में जो आप इंटरेस्ट को ड्यू करते हो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अनवाइंडिंग। अनवाइंडिंग एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है जो हायर परचेज में करते हैं। इंटरेस्ट को अक्रू करना, या आपने लीज में भी पढ़ा होगा इंटरेस्ट को ड्यू करना, वही चीज हो रही है। देयर इज अ डिफरेंस इन टूडेज प्रेजेंट वैल्यू टू फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 5 years. This journey is called as unwinding of interest. करेक्ट? तो हमेशा अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट करना पड़ता है, प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग। उसमें कुछ नहीं करना है। 0 ईयर, फर्स्ट ईयर में जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू है उस पे इंटरेस्ट और उसका क्लोजिंग बैलेंस, वही क्लोजिंग बैलेंस सेकेंड ईयर का ओपनिंग बन जाएगा, उस पे इंटरेस्ट, क्लोजिंग बैलेंस। इस तरीके से आप करोगे तो आप देखना 0 ईयर का प्रेजेंट वैल्यू और 5th ईयर के बाद का उसका फेयर वैल्यू आपको दिख जाएगा। तो फ्यूचर में जो आपको फ्यूचर का खर्चा दिख रहा था वो यहां पर आ जाएगा, आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू यहां पर आ जाएगी, और बीच में आपको हर साल का क्या चार्ज करना पड़ेगा? इंटरेस्ट
या फाइनेंस चार्ज ऑन दिस डीकमीशनिंग, एंड इस प्रोसेस को बोलते हैं अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल भाषा में अगर आपको याद है, हायर परचेज में इंटरेस्ट या फाइनेंस चार्ज को ड्यू करना ऑन फ्यूचर लायबिलिटी। तो इसकी एंट्री क्या बनती है? फाइनेंस चार्ज अकाउंट डेबिट या इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग। खर्चे डेबिट होते हैं, लायबिलिटी फ्यूचर की। ये एंट्री आपको हर साल पास करनी पड़ेगी, फर्स्ट ईयर के एंड में, सेकेंड ईयर के एंड में, थर्ड ईयर के एंड में, फोर्थ ईयर के एंड में एंड फिफ्थ ईयर के एंड में। और इस एंट्री से फाइनली आपका प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग का अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू प्लस इंटरेस्ट ऑफ ऑल 5 इयर्स मिला के किसके बराबर हो जाएगा? आफ्टर 5 इयर्स का फेयर वैल्यू। यहां तक बच्चों समझ आ गई क्या? एंड फाइनली फिफ्थ ईयर के एंड में जब आप इसका पेमेंट करोगे, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग अमाउंट जितना भी अमाउंट आएगा टू कैश या बैंक। प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। क्या यहां तक समझ आ गया? लास्ट पॉइंट, अगर आपने पीपी उधार खरीदा है और आपको इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, या आपको पहले भी पता है, मैं वापस बता देती हूं, अगर आपने कोई चीज उधार खरीदी है तो उसके कारण आपका पेमेंट स्लोली जाएगा। पेमेंट स्लो दोगे तो इंटरेस्ट चार्ज होगा। जो भी इंटरेस्ट आपका चार्ज हो रहा है बेटा, उसका असेट से कोई लेना देना नहीं है, वो आपके डिले इन पेमेंट के कारण है। तो इंटरेस्ट इज नेवर द पार्ट ऑफ द असेट कॉस्ट, इट इज ऑलवेज चार्ज टू P&L, नॉट कैपिटलाइज इन द असेट कॉस्ट। एंड ये आपने हायर परचेज के चैप्टर में भी देखा होगा। क्लियर? तो यहां तक जो भी पढ़ा एक बार रिवाइज करा देती हूँ। अगर आपने असेट परचेज किया है, उसमें उसकी परचेज प्राइस, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस प्लस डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस, ट्रायल रन एक्सपेंसेस, ट्रायल रन इनकम प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डीकमीशनिंग कॉस्ट, एंड इस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डीकमीशनिंग कॉस्ट को एवरी ईयर अनवाइंड करना पड़ता है, उसका इंटरेस्ट ड्यू करना पड़ता है, एंड आफ्टर द टर्म आपको उस प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग को पे करना पड़ता है। एंड अगर असेट खरीदते वक्त देयर इज अ डिले इन पेमेंट, वो डिले इन पेमेंट का इंटरेस्ट P&L में जाता है, वो डिले इन पेमेंट का लेना देना असेट की कॉस्ट से नहीं है। आई होप यहां तक चीजें समझ आ गई। फटाफट बताएंगे बच्चों, यहां तक क्लियर है? यस मैम। अब आ जाते हैं ये वाला केस। अगर आपने असेट को कंस्ट्रक्ट किया है, जो भी बातें मैंने ऊपर पढ़ाई है परचेज की, वो एज इट इज, प्लस उसमें एक पॉइंट ऐड आउट कर लेना। बताओ क्या पॉइंट ऐड होगा? यस, अगला इंडेक्स मेरा वही है 23। आपको पता है, ऑब्वियसली रेगुलर बैच में पढ़ लिया होगा, नहीं तो मेरे फास्ट ट्रैक में तो पढ़ ही लिया होगा, या नहीं तो सुना तो होगा। अगर आप कोई क्वालिफाइंग एसेट बना रहे हो, उस क्वालिफाइंग एसेट को बनाने के लिए उधार ले रखा है, और वो जो उधार है उस पर आप इंटरेस्ट दे रहे हो, तो इंड AS 23 बोलता है अगर आपने कोई भी अमाउंट इनकर किया है क्वालिफाइंग एसेट पे, उस अमाउंट को बोलते हैं बोरिंग कॉस्ट। अगर बोरिंग कॉस्ट इनकर हो रहा है किस पे? क्वालिफाइंग एसेट पे, तो आपको वो कैपिटलाइज करना पड़ता है। तो बोरिंग कॉस्ट विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टेड एसेट प्रोवाइडेड दैट एसेट इज अ क्वालिफाइंग एसेट। एंड इसका डिटेल हम कहां पढ़ेंगे? इंड AS 23 में, जो मेरा अगला इंड AS है रिविजन के लिए। तो याद रखना बच्चों, अगर आपका सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट है, अगर वो नॉन क्वालिफाइंग है, तो एग्जैक्टली जैसे आपने परचेज एसेट का फॉर्मूला लगाया, सेम इट इज। बट अगर आपका एसेट क्या है? क्वालिफाइंग एसेट है, इंड AS 23 में कवर हो रहा है, तो उस केस में जो भी कॉस्ट लगा है ऊपर जो मैंने सिखाया वो तो लेना ही है, प्लस बोरिंग कॉस्ट जो भी उस एसेट पे अप्लाई होता है वो भी एड ऑन होता है। अब बोरिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है, कब आता है, इसका डिटेल डिस्कशन रिविजन इंड AS 23 में करवा दूंगी। यस, तो अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया? पीपी का डेफिनेशन, हमने उसका रिकॉग्निशन सीख लिया, उसका मेजरमेंट एट कॉस्ट इन केस ऑफ परचेज, इन केस ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड, हमने यहां तक तो चीजें कर ली। यस, अब आ जाते थर्ड वाला केस। थोड़ा आपको हो सकता है यार खिचपिच लग रहा है क्या? नहीं लग रहा, ठीक है। तो लिखते वक्त मैंने एग्जांपल्स भी डालने की कोशिश की, तो हो सकता है थोड़ा इधर उधर लग रहेगा, बट कोशिश ध्यान से देखेंगे समझ आ जाएगा। रिविजन में आप कोरिलेट कर लोगे, मुझे पता है। अगर आपने असेट एक्वायर किया, एक असेट दिया, दूसरा असेट लिया, बट याद रखना इट लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। अजीब अजीब वर्ड यूज करता है इंस्टीट्यूट, इट लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। क्या टेक्निकल भाषा बोलता है? इसका सिंपल मतलब पता है क्या है? दोनों अलग नेचर का है। मतलब मैं आपको एक एरोप्लेन दे रही हूं, बदले में आपसे लैपटॉप ले रही हूं, दो अलग नेचर का असेट एक्सचेंज हो रहा है। इसको इंस्टीट्यूट कहता है व्हेन
यू एक्सचेंज वन एसेट फॉर द अनदर, करेक्ट? एक एसेट देते हो, दूसरा लेते हो, विच लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। भाई साहब, ये क्या होता है कमर्शियल सब्सटेंस? ये कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब होता है डिफरेंट नेचर असेट्स आर एक्सचेंज। सीधी सीधी बात नहीं बोल के कितना गोल गोल घुमा के वो तुमसे बात करता है। एक एसेट लिया, दूसरा एसेट दिया, दोनों का नेचर अगर अलग है तो ये वाला केस लगेगा। बट मान लो मैंने आपको वैगनआर ग्रे कलर की दी, आपसे ब्लैक कलर की मेरी वैगनआर ली, मेरा फेवरेट कार है भाई। कुछ लोग कहते हैं ये कार अच्छी नहीं है, बट मैं कहती हूँ मुझे बहुत पसंद है। चलो, अगर मैंने एक कार दी और दूसरी कार ली, सेम वैगनआर सिर्फ कलर चेंज था, इट बिकम्स अ कमर्शियल सब्सटेंस है। इट डज नॉट लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, इट हैज कमर्शियल सब्सटेंस, मतलब नेचर सिमिलर। तो सिमिलर नेचर में अलग फॉर्मूला लगेगा, डिफरेंट नेचर में अलग टेक्निक है। समझ आया क्या? चलो मेरे एक एग्जाम्पल में मान लो, सिंपल, मैं उसे सिंपल पॉइंट पे आती हूं। मैंने किसी से आईपैड लिया, बदले में मेरा डेस्कटॉप दिया। मैंने आपसे आईपैड लिया, बदले में क्या दे दिया? डेस्कटॉप, करेक्ट? आईपैड मतलब आप कंफ्यूज हो जाओगे, आईपैड की जगह आई थिंक मेरे को लिख देना चाहिए एरोप्लेन, ताकि आपको डिफरेंस दिखेगा नेचर ऑफ असेट में। चलो, आईपैड लेके आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं ये हटा देती हूं। मैंने आपसे एरोप्लेन लिया, बदले में क्या दे दिया? डेस्कटॉप। तो अलग नेचर का, लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। इंस्टीट्यूट के कुछ नियम याद रखो और मैं याद करवा के छोड़ूंगी। हमारे पास से कोई भी चीज जाती है, कोई भी एसेट जाता है, वो कैरिंग अमाउंट पे जाता है। क्या आपको बचपन से पढ़ाया गया? हर जगह मैं कहती हूँ। तो मेरे पास से जो मेरा डेस्कटॉप जा रहा है वो हमेशा कैरिंग अमाउंट पे जाएगा, मेरी बुक्स पे जिस भी वैल्यू पे था। मान लो मेरी बुक्स पे कैरिंग अमाउंट 1 लाख पे था, तो जाएगा भी कितने पे? 1 लाख। अगर मैं पेमेंट देते वक्त असेट भी दे रही हूं अपना और कुछ कैश भी दे रही हूं, तो क्वेश्चन क्लियरली कहता है, इंडेस क्लियरली कहता है, मेरे पास से जो भी असेट जाएगा वो कैरिंग अमाउंट पे जाता है, और कैश का कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू सेम होता है। मैं कैश का कैरिंग अमाउंट बोलूं या फेयर वैल्यू, आई मीन द सेम। और कैश में कोई डेप्रिसिएशन ये सब होता नहीं है, तो मेरा डेस्कटॉप कितने पे जाएगा? कैरिंग अमाउंट पे। कैश भी एक असेट है, जब भी निकलेगा कैरिंग अमाउंट पे। तो एक्सचेंज का मतलब ये नहीं कि असेट के बदले में असेट ही लेना। असेट ले रहे हैं, बदले में असेट दे रहे हैं, बट ये मत सोचना असेट का मतलब सिर्फ और सिर्फ पीपी। कैश भी दे सकते हैं, चेक भी दे सकते हैं। एम आई क्लियर? तो दिमाग में लिटरल वर्ड्स पे मत जाओ। असेट का मतलब वहां पीपी नहीं बोला, पीपी के बदले में पीपी नहीं बोला। एक असेट लिया, बदले में असेट दिया, इसका मतलब कैश भी असेट है, वो भी तो दे सकते हैं। तो मैंने अपना डेस्कटॉप दिया, कैरिंग अमाउंट पे रूल है, ऑल एसेट गोज आउट एट कैरिंग अमाउंट। मैंने आपको कैश भी पे किया, कैश हमेशा कैश अमाउंट पे निकलता है, विच इज अ कैरिंग अमाउंट ओनली, करेक्ट? बट मैंने आपसे जो एरोप्लेन लिया उसकी वैल्यू मेरे बुक्स में क्या आएगी, उसका इंडेक्स जिक्र कर रहा है। आप कितने पे दे रहे हो, ऑब्वियसली आप भी कैरिंग अमाउंट पे दोगे, हम वो जिक्र नहीं कर रहे। मेरी बुक्स में मैं जो इस एरोप्लेन को लूंगी और मेरे पास से जो डेस्कटॉप जाएगा, हम ये डिस्कस कर रहे हैं। एक्सचेंज ऑफ वन असेट फॉर द अनदर विदाउट एनी पेमेंट। अगर पेमेंट कर भी रहे तो थोड़ा सा। इंस्टीट्यूट कहता है ये जो आप एरोप्लेन लोगे ना अपनी बुक्स में, ये जो एरोप्लेन आप अपनी बुक्स में लोगे, इसके 3 चॉइसेस हम आपको दे रहे हैं। पहला, फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप अगर आपको मिले, फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप अगर आपको मिले तो आपको हमेशा उस पर रिकॉर्ड करना है। और एक और चीज याद रखना, कैश का कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू हमेशा सेम होता है, और जो मैंने कैश दिया है उसका भी फेयर वैल्यू ऐड होगा। तो नहीं अगर वो मिले तो फेयर वैल्यू ऑफ असेट एक्वायर्ड, वो भी अगर क्वेश्चन में ना मिले तो कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट गिवन अप। प्लीज इसी प्रेफरेंस को आप लोग यूज करोगे। फटाफट बताओ क्या प्रेफरेंस मैंने यूज किया है। अगर मैं किसी से असेट एक्वायर कर रही हूं, उस असेट को मुझे किस वैल्यू पे लेना है? सबसे पहले फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप, वो नहीं हो, फेयर वैल्यू ऑफ असेट एक्वायर्ड, वो नहीं हो, कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट गिवन अप। चेक करो मेरे क्वेश्चन में, मेरा जो असेट मेरे पास से निकला उसका कैरिंग अमाउंट 1 लाख है मेरे डेस्कटॉप का, बट फेयर वैल्यू 1.5 लाख है। तो बताओ एरोप्लेन का फेयर वैल्यू में क्या आएगा? 1.5 लाख। बट एक और चीज याद रखना, मैंने सिर्फ डेस्कटॉप नहीं दिया है, मैंने एसेट गिवन अप में कैश भी तो दिया है, और कैश का कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू सेम होता है,
एग्जाम में बच्चे यहाँ गड़बड़ करते हैं, आपको 20,000 भी यहाँ ऐड करना पड़ेगा। आपको सिर्फ डेस्कटॉप का फेयर वैल्यू नहीं लेना, आपको कैश का भी फेयर वैल्यू लेना, जो कि हमेशा कैश के कैरिंग अमाउंट के जैसा ही होता। इसलिए जानबूझ के मैंने आपको ये अमाउंट ऐसे करके दिखाया। डेस्कटॉप जो मैं एरोप्लेन जो मैंने लिया है, 1.5 लाख ऑफ डेस्कटॉप प्लस 20,000 ऑफ कैश, ये दोनों उन दोनों का फेयर वैल्यू है। टू कैश 20,000 कैरिंग अमाउंट, टू डेस्कटॉप 1 लाख। अब इस एंट्री के दौरान जो भी डिफरेंस आएगा वो कहां जाता है, P&L में। Am I clear? So whenever you exchange an asset in exchange of another asset, उस केस में if it lacks commercial substance, जो असेट आपने एक्वायर किया उसका पहला प्रेफरेंस जाएगा फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप, वो नहीं हो फेयर वैल्यू ऑफ असेट एक्वायर्ड, वो नहीं हो तो कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट गिवन अप। व्हेन आई टॉक अबाउट फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप, इसमें जो असेट आपने दिया प्लस कैश दोनों का फेयर वैल्यू आता है, एंड कैश का फेयर वैल्यू हमेशा उसके कैरिंग अमाउंट के बराबर होता है। कैश डजंट हैव एनी फेयर वैल्यू, इट इज सेम। यस, चलो, अगर आपने कोई एसेट एक्वायर किया विच हैज कमर्शियल सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल सेम कार, सिर्फ कलर या कलर का डिफरेंस है, उस केस में एक ही ऑप्शन है। अगर आपने अपने पास से वैगन आर दिया, जो भी एसेट गिवन अप होता है वो हमेशा कैरिंग अमाउंट पे होता है, मैंने कहा ही है, हमेशा कैरिंग अमाउंट पे होता है। अगर आपने कैश भी गिव अप किया है तो कैश भी किस पे आएगा, 20,000 पे। एंड इसका एक ही प्रेफरेंस है, इसमें मल्टीपल चॉइसेस ही नहीं है। कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट गिवन अप विल बी द वैल्यू ऑफ असेट एक्वायर्ड। तो ये जो असेट आपने एक्वायर हुआ है, या फेयर वैल्यू का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जो आपने असेट गिव अप किया है वही कैरिंग अमाउंट आपका असेट एक्वायर्ड की वैल्यू होगी। तो फटाफट याद रखना, अगर आपने असेट को एक्सचेंज किया है, चेक कर लो हैज कमर्शियल सब्सटेंस, लैक कमर्शियल सब्सटेंस। इफ इट हैज कमर्शियल सब्सटेंस, कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट गिवन अप इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट एक्वायर्ड, दैट्स इट। बट अगर इट लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, असेट एक्वायर्ड की वैल्यू होगी या तो फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप फर्स्ट प्रेफरेंस, फेयर वैल्यू ऑफ असेट एक्वायर्ड सेकंड प्रेफरेंस, दोनों नहीं होगा तो कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट गिवन अप, जो कि लास्ट ऑप्शन है इस केस का, बट ओनली ऑप्शन है हैज कमर्शियल सब्सटेंस के केस का। क्लियर? अब रही बात गवर्नमेंट ग्रांट वाला केस, टेंशन मत लो, ये कहां पढ़ेंगे, इंड एस 20, इसलिए इसको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। तो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया फटाफट बताएंगे। हमने इसका डेफिनेशन कर लिया, फिर उसके साथ हमने क्या कर लिया, हमने उसका रिकॉग्निशन कर लिया, हमने उसका मेजरमेंट कर लिया, और कौन सा मेजरमेंट, इनिशियल, पहली बार वाला। कॉस्ट में क्या क्या आएगा ये मैंने आपको सब रिवाइज करा दिया। अब आते हैं सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, दिस इज द मेन टॉपिक। अगर आप देखेंगे यही एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको मैं फिर से कहूंगी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर आपको ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब आ जाते हैं सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। हम क्या करें, हम सब्सिक्वेंट मेजरमेंट डिफिकल्ट है क्या, क्या बोलते हैं बच्चे, इजी है। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में अगेन यू हैव टू चॉइसेस। अब आप बोलोगे व्हाट डज सब्सिक्वेंट मेजरमेंट मींस। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट मींस ईयर एंड पे आप अपने असेट की, अपने पीपी की वैल्यू रिवाइज कराना चाहते हो। क्या ये अलाउड है? आंसर इज यस। आपके पास चॉइसेस है। अगर आप सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करना चाहते हो तो आपके पास दो चॉइसेस है, या तो आप सिर्फ और सिर्फ जो मॉडल चल रहा है कॉस्ट मॉडल, जिंदगी भर उस पर चला लो, सबसे आसान वही रहता है। बट इसमें एक डिसएडवांटेज है, बेटा कोई चीज अगर आपने 25 साल पहले खरीदी थी, आज वो उस रेट का थोड़े है। डोंट यू थिंक आप अपनी बैलेंस शीट में बहुत ही अंडर वैल्यू करके एसेट्स को दिखा रहे हो? प्रैक्टिकली आप करंट सिचुएशन के हिसाब से अपनी बैलेंस शीट बना नहीं रहे हो। तो ये मॉडल यूज करना बहुत आसान है। कॉस्ट मॉडल चुपचाप जिंदगी भर कॉस्ट पे रखो, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो, इम्पेयरमेंट लगा तो लगा दो, बस कुछ करना ही क्या उसमें। यही वो 11-12 का स्टाइल, हर साल डेप्रिशिएट करो, हर साल डेप्रिशिएट करो, हर साल डेप्रिशिएट करो, एज सिंपल एज इट इज। बट इंस्टीट्यूट कहता है डजंट इट मेक सेंस, आपके एसेट की वैल्यू चेंज हो रही है, आपके ऑफिस के सामने मेट्रो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, आपकी बिल्डिंग का रेट रिवाइज हो रहा है, आपको एज पर करंट सिचुएशन अपने एसेट्स को रीवैल्यू करना चाहिए इंस्टीट्यूट ने। बट चॉइसेस दोनों ओपन है, कॉस्ट पे रखना है कॉस्ट पे रखो, रीवैल्यूएशन करना है रीवैल्यूएशन करो। क्लियर? यस। सबसे पहले कॉस्ट सीख लो। अगर आप अपने एसेट को कॉस्ट पे रखना चाहते हो, सिंपल वही बचपन की एंट्री, डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू पीपी। अगर आपने एसेट घटा के एंट्री की, आप कहते हो नहीं मैम
हमें तो लायबिलिटी क्रिएट करके करना है। कौन सा खाता? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। उस केस में बताओ एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो गाइज ये वो सिंपल टेक्निक है। पीपी खरीदा, डेप्रिसिएशन चार्ज किया, बैलेंस शीट में कितने पे आएगा? 80,000। फिर आप इसको डिस्क्लोज कैसे कर सकते हो? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, आज तक का डेप्रिसिएशन, माइनस इम्पेयरमेंट लॉस, जो मैं आपको इंडेक्स 36 में सिखाऊंगी, जो आपको पता भी है। तो इफेक्टिवली जो आप बचपन में करते थे ना, 11-12 की बातें, उसको कॉस्ट मॉडल बोलते हैं। मतलब जैसे चल रहा है चलने दो, सालाना डेप्रिसिएशन डालते जाओ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को शो कर दो, जब बेचोगे बेच दो। एज सिंपल एज इट इज। क्या यहाँ बात समझ आई क्या? बट कॉस्ट मॉडल थोड़ा सा क्या हो गया, मतलब आउटडेटेड है भाई। इंस्टीट्यूट क्या कहता है, कौन सा मॉडल यूज करना ज्यादा प्रेफरेबल है? रिवैल्यूएशन, बट डिसीजन इज योर्स। यहां तक बोर तो नहीं हो रहा है ना? क्या रिवाइज हो रहा है क्या बच्चों? आप कहोगे मैम थोड़ी सी स्पीड ज्यादा है क्या? बेटा रिविजन है ना, आप पहले से पढ़ चुके हैं, मुझे पता है। और जब हम रिविजन करते हैं तब एक एक एग्जाम्पल्स नहीं ले सकते, वो तो वैसे ही होगा। हाँ, अगर आपको लगता है डिटेल में आपको पढ़ना है, फिर तो आपको मेरे रेगुलर बैचेस लेने चाहिए, जहां मैंने आराम आराम से स्लोली एग्जाम्पल्स के थ्रू पूरे इंडेक्स को 4 से 5 घंटे में समझाया विद सम्स। चलो आ जाते हैं, क्या है ये रीवैल्यूएशन मॉडल? रीवैल्यूएशन का मतलब क्या है, इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। मान ले मैंने 1 साल पहले 1 लाख का एक असेट खरीदा था, उसको मैंने 10,000 डिप्रिशिएट किया। इफेक्टिवली ईयर एंड पे इसकी कैरिंग अमाउंट कितना है? 90,000। कितना बचा इसका कैरिंग अमाउंट? 90,000। 1 साल के बाद मैंने देखा, अरे यार ये तो बाजार में 1,20,000 का बिक रहा है। तो आप मुझे बताओ आपकी फेयर वैल्यू क्या चल रही है? 1,20,000। बट बच्चा आपने कैरिंग अमाउंट कितना दिखा दिया? 90,000। ये जो एक्स्ट्रा 30,000 है ना, दिस इज नोन एज रीवैल्यूएशन गेन। और इस 30,000 से हम अपने एसेट की वैल्यू को बढ़ा देते हैं। पीपीई अकाउंट डेबिट 30,000 टू रीवैल्यूएशन गेन। भाई अब ये रिवैल्यूएशन गेन कहां जाता? ओसीआई में जाता, नॉन रियलाइज्ड में जाता? ये बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे। कैन डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट डज रिवैल्यूएशन मींस? रिवैल्यूएशन का सिंपल मतलब है असेट को अपने आज की फेयर वैल्यू पे डिस्क्लोज करना, और उसको करने के लिए अगर आप उस पर गेन हो रहा है या लॉस, उसको बुक करना थ्रू रिवैल्यूएशन गेन। अगर लॉस होगा तो कहां जाएगा वो आगे डिस्कस करूंगी, बता देती हूँ पीएनएल में जाएगा। बट फिलहाल क्या बातें यहां तक समझिए। व्हाट डज रिवैल्यूएशन मींस? अपने एसेट को फेयर वैल्यू पे लाना, आज की वैल्यू पे लाना। करेक्ट। अब मुझे बताओ डेप्रिसिएशन किस वैल्यू पे चार्ज होगा? भाई ये डेप्रिसिएशन 90,000 पे अब चार्ज नहीं होगा। मेरा असेट कितने का हो गया? 1,20,000 पे। तो अब असेट डेप्रिशिएट होगा 1,20,000 पे फॉर द रिमेनिंग लाइफ, जो भी असेट की रिमेनिंग लाइफ है। हमेशा याद रखना, जब भी आप असेट को रीवैल्यू करो उसका रिमेनिंग लाइफ सेम है अगर, तो रीवैल्यूड अमाउंट से रिमेनिंग लाइफ को डेप्रिसिएशन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। आप इसको प्रोस्पेक्टिवली इंपैक्ट दिखाओगे, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं। मतलब पुराने सालों में जो डेप्रिसिएशन चला गया उसको नहीं रिवाइज करना है, सिर्फ आने वाले सालों का डेप्रिसिएशन आपको करेक्टली अब डालना है। तो आपको डेप्रिसिएशन 1,20,000 पे, रिमेनिंग ईयर्स 9 साल, उसके बेसिस पे ईयरली डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो याद रखना, रीवैल्यूएशन मॉडल का मतलब होता है अपने एसेट को फेयर वैल्यू पे लाना और रिमेनिंग नंबर ऑफ ईयर्स पे डेप्रिसिएशन रीवैल्यूड अमाउंट पे डालना। क्या बच्चों यहां तक बात समझ आ गई? तो देखो, fair value on the date of revaluation less subsequent accumulated depreciation less subsequent impairment loss as per Ind AS 36, जो मैं आपको Ind AS 36 के रिविजन में बताऊंगी जो इम्पेयरमेंट से रिलेटेड है। तो बच्चों यहां तक बात समझ आ गई। तो अभी फिलहाल मैंने क्या बताया? क्या सब्सिक्वेंट मेजरमेंट अलाउड है? यस। कॉस्ट मॉडल करना है करो, रिवैल्यूएशन मॉडल बता दिया। रिवैल्यूएशन का मतलब होता है असेट को फेयर वैल्यू पे लाना, और उसको लाते वक्त रिमेनिंग ईयर्स के डेप्रिसिएशन को चेंज करना पड़ेगा। करेक्ट। अब इससे रिलेटेड जो भी आपके मन में क्वेश्चंस है मैंने उसको यहां पर फिर से लिख दिया। पहला क्वेश्चन, हम रीवैल्यूएशन ईयरली करें, कभी भी 6 महीने में कर ले, 3 महीने में कर ले? अरे भाई इंस्टीट्यूट कहते हैं पागल हो क्या, रिवैल्यूएशन करना जितना आसान है ना, लग जितना आसान है उतना डिफिकल्ट है प्रैक्टिकली। इफेक्टिवली
अगर आपका असेट ऐसा है जिसका मार्केट प्राइस फेयर वैल्यू धड़ 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 चेंज होता रहता है, बहुत ही वॉलेटाइल है, तो एनुअली करो। बट जिसके चेंजेस बहुत कम है, साइलेंट है, उनका 3 से 5 साल में एक बार रिवैल्यूएशन करो, डिसीजन आपका है। बहुत वॉलेटाइल है, चेंज इन प्राइसेस एकदम सिग्निफिकेंट है, एनुअली। कम से सिग्निफिकेंट है, कम वॉलेटाइल है, 3 से 5 साल में एक बार। क्लियर? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जिसका मैं कोशिश कर रही हूँ आपको समझा दूं ओरली, बट आई डोंट नो, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको जब तक उसको थ्रू एग्जाम्पल्स ना समझा समझता नहीं है। उसके लिए फिर आपको मेरा इंडिया 16 का पर्टिकुलर सम कॉन्सेप्ट का वीडियो देखना पड़ेगा, सॉरी सम्स की प्रैक्टिस का। कॉन्सेप्ट में मैं सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज करा रही हूँ। समझ गया तो बहुत अच्छा, नहीं समझा तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना कि मैम ये एरिया वापस समझा दो। देखो क्या होता है, आपको आपके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कैसे ट्रीट करना पड़ेगा ऑन द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। इसके लिए इंस्टीट्यूट आपको 2 ऑप्शन देता है। पहला ऑप्शन कहता है कि आप चुपचाप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो भी बुक्स में है उसको गायब कर दो, एलिमिनेट कर दो, गायब। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को अगर आपको बंद करना है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट में आता है, बंद करने के लिए डेबिट और असेट को घटा दो, एज सिंपल एंट्री। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस ब्लॉक। ग्रॉस ब्लॉक का मतलब इनिशियल कॉस्ट, यहां तक समझ आ गया। एंड फिर आप अपने असेट को रीवैल्यू कर लो, विच इज पीपीए अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन गेन या लॉस जो भी है। Am I clear? मतलब सुनो ना बेटा, एक एग्जांपल देखो। एसेट खरीदा था 1 लाख का, ये मेरा क्या है, ग्रॉस ब्लॉक। लाइफ कितनी, 5 साल। मान लो 2 साल मैंने डिप्रिशिएट कर दिया, तो बताओ अभी तक मैंने कितना डिप्रिशिएट कर दिया और पड़ा है एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन में 40,000। कैरिंग अमाउंट कितना है, 1,20,000। 2 साल बाद मैंने असेट का फेयर वैल्यू देखा तो 75,000। बताओ कितने का रीवैल्यूएशन गेन है, 15,000। पहला तरीका है चुपचाप इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट कर दो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40,000 टू ग्रॉस ब्लॉक 40,000। तो बताओ आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को उड़ा दिया, असेट को घटा दिया, असेट कितने का है, 60,000। आपको कितने से और बढ़ाना है, 15,000। पीपी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन गेन, बढ़ा लो, ऐसे। ये ज्यादा आसान है, ये ज्यादा आसान है। बट अगर इंस्टीट्यूट कहता है नहीं, हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एलिमिनेट नहीं करना है, उसी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में बिना एलिमिनेट किए रीवैल्यूएशन का इंपैक्ट दिखाओ, ये क्या पागलपंती है। तो इसके लिए इंस्टीट्यूट ने 3 स्टेप्स दिए। सबसे पहले एक परसेंटेज गेन निकालना पड़ेगा या लॉस जो भी है। परसेंटेज गेन निकालने का अमाउंट का फॉर्मूला है रीवैल्यूएशन गेन डिवाइडेड बाय कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट का मतलब होता है नेट ब्लॉक इनटू 100। हमारे एग्जांपल पे गेन कितना था, 15,000। 2 साल बाद का कैरिंग अमाउंट कितना था, 60,000। तो कितना परसेंटेज गेन है, 25%। आप इस 25% का इंपैक्ट ग्रॉस ब्लॉक पे भी दिखाओ, इसी परसेंटेज का इंपैक्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे भी दिखाओ, तो इससे दोनों बढ़ जाएगा अपने आप इसको फिर देखो कैसे करेंगे। अप्लाई परसेंटेज गेन ऑन ग्रॉस ब्लॉक एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ग्रॉस ब्लॉक को जब मैंने 25% बढ़ाया तो 25 रुपए से बढ़ेगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को 25% बढ़ाया तो 10 रुपए से बढ़ेगा। ग्रॉस ब्लॉक 25 बढ़ गया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10 बढ़ गया, देखो ऑटोमेटिकली उतने का गेन डिफ्लेक्ट हो गया। तो 2 तरीका है रीवैल्यूएशन गेन को दिखाने का, या तो सिर्फ और सिर्फ असेट के थ्रू दिखाओ, इसका मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट कर दो, या फिर रीवैल्यूएशन गेन दिखाओ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के रहते हुए, मतलब गेन का परसेंटेज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में भी डालो, गेन का परसेंटेज ग्रॉस ब्लॉक में भी डालो, दोनों इक्वल परसेंटेज से बढ़ेगा, अपने आप डिफरेंस आ जाएगा। तो डिसीजन इज योर्स। एग्जाम में क्या यूज करेंगे तो आपको इंस्टीट्यूट बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा तो दोनों करके दिखाना पड़ेगा। तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बता दी, उसकी जर्नल एंट्री कैसे दिखाएंगे डिपेंड करेगा आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को रखना चाहते हो या गायब करना चाहते हो। गायब ज्यादा आसान है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को बंद कर दो, ग्रॉस ब्लॉक को घटा दो, असेट अपने कैरिंग अमाउंट पे आ गया, जितने से बढ़ाना है बढ़ाओ, जितने से घटाना है घटाओ। बट अगर एक्यूमुलेटेड को भी रखना है, असेट को भी बढ़ाना है, तो आपको परसेंटेज गेन की हेल्प लेनी पड़ेगी। जितना परसेंटेज गेन आएगा अप्लाई ऑन ग्रॉस ब्लॉक ऑल्सो एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ऑटोमेटिकली उस एंट्री में डिफरेंस उतने का रीवैल्यूएशन गेन आ जाएगा। देखो ना, 15,000 यहां था, 15 का डिफरेंस यहां था, मतलब मैंने 15,000 नहीं लिखा बट मीन्स द सेम, करेक्ट।
अब आ जाते हैं, जब भी रीवैल्यूएशन लगाओगे एक एक पर्टिकुलर असेट पे नहीं लगेगा, एंटायर क्लास ऑफ असेट में लगेगा। मतलब कंप्यूटर पे लगाया तो कंप्यूटर्स, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये जो भी पर्टिकुलर सेम क्लास ऑफ असेट है सब पे रीवैल्यूएशन लगेगा। हो सकता है आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में लगा रहे हो और बिल्डिंग में नहीं लगा रहे हो, वो चलता है, वो चलेगा। सिमिलर क्लास ऑफ असेट के पूरे असेट्स में रीवैल्यूएशन लगेगा। आप एक एक असेट में नहीं लगा सकते, आप जिस नेचर के एसेट में लगा रहे हो उसके पूरे कैटेगरी के एसेट पे लगना चाहिए। एंड एक कैटेगरी पे रिवैल्यूएशन लगाया, दूसरे कैटेगरी ऑफ असेट्स पे नहीं लगाया, चलता है, बट सिमिलर नेचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक वाले एसेट पे लगना चाहिए। क्या यहां तक बात समझ आ गई मैम? अब आता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, बट अगेन इस एरिया यही सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो सिर्फ फटाफट हम ले लेंगे। अब आ जाते हैं फिर से, अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने सब्सिक्वेंट रीमेजरमेंट पढ़ा, कॉस्ट मॉडल पे मेंटेन कर लो, या रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का मतलब है असेट को फेयर वैल्यू पे लाना। असेट को फेयर वैल्यू पे दिखाने के दो तरीके हैं, या तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को रखो या एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट करते हो तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस ब्लॉक। अगर आप उसको रखते हो तो परसेंटेज गेन निकालो, उसको ग्रॉस ब्लॉक पे लगाओ, उसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे लगाओ, डिफरेंस विल बी ऑटोमेटिकली रिवैल्यूएशन गेन। जब भी डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड जब भी रिवैल्यूएशन होगा एंटायर क्लास ऑफ असेट में, एक पर्टिकुलर टाइप या कैटेगरी ऑफ असेट पे नहीं लगेगा। आई होप बच्चों यहां तक मैंने सारी चीजें आपको रिवाइज करा दी है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज बताइए यस मैम द रिविजन इज रियली हेल्पफुल। एक थम्स अप जरूर दीजिए, इट मोटिवेट्स मी। चलो जरा आप लोग भी पानी पी लो बच्चा। बच्चों बहुत सारे रिविजन्स चल रहे हैं एकत्वम सीएमए के यूट्यूब चैनल पे। लॉ वाले सर, करण सर, विजय सर, सतीश सर, प्रणय सर, सारे के सारे फैकल्टी फाइनल लेवल पे, इंटर लेवल पे हम बहुत सारे रिविजन्स डाल रहे हैं। इंश्योर करो इस रिविजन को देखो और उसका प्लीज फायदा लीजिए ताकि आपके एग्जाम्स और भी अच्छे से जाए। क्या ये वन शॉट रिविजन अच्छा लग रहा है क्या? आ जाते हैं अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। जो एरिया बहुत इंपॉर्टेंट, मैं उसको लिख भी रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इंस्टीट्यूट कहता है मैम ये ओसीआई क्या है, ये पीएनएल क्या है, ये नॉन रियलाइज्ड क्या है, ये रियलाइज्ड क्या है। गाइस देखो इफेक्टिवली ये सारी बातें मैं इंडेस 1 में कर चुकी हूँ एंड आप ये कंपनी अकाउंट्स में पढ़ के आए होंगे ग्रुप 2 में। नहीं भी पढ़ा कोई बात नहीं, फटाफट बताऊंगी, बट पहले इस चार्ट को ध्यान से देखना और लगे तो इस चार्ट को नोट डाउन कर लो, बहुत हेल्पफुल है। आपका रीवैल्यूएशन गेन और लॉस जो आ रहा है ये हमेशा अनरियलाइज्ड होता है जब तक कि आप असेट को बेचो ना, उसके पहले तक का ये सारा प्रॉफिट या लॉस अनरियलाइज्ड होता है। तो अभी मैं अनरियलाइज्ड रीवैल्यूएशन गेन एंड लॉस की बात कर रही हूँ, अनरियलाइज्ड रीवैल्यूएशन गेन एंड लॉस की बात कर रही हूँ। इफेक्टिवली आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर ऑन ईयर। जब रीवैल्यूएशन करोगे उसको कहां ट्रांसफर करेंगे, याद रखना। पहली बार अगर आप रिवैल्यूएशन करो फॉर द फर्स्ट टाइम, इधर दे विल बी गेन और लॉस। तो अगर आपका रिवैल्यूएशन गेन है तो बताओ, रिवैल्यूएशन लॉस है तो बताओ। लॉस है इसका मतलब असेट कम हो रहा है, तो कहां जाएगा ये रिवैल्यूएशन लॉस? पीएनएल में फर्स्ट टाइम। बट अगर गेन है तो ये जाएगा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नॉन रियलाइज्ड में। याद करो इंडेस 1 में अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दो टाइप के होते थे, रियलाइज्ड एंड नॉट रियलाइज्ड। ये रियलाइज्ड ओसीआई में जाएगा या नॉट रियलाइज्ड ओसीआई में ना भाई, ये मेरा तेरा डिसीजन नहीं है, ये इंडेस बताता है। और इंडेस 16 ने ये बोला है कि रिवैल्यूएशन गेन एंड लॉस पीपीई का हमेशा ओसीआई नॉन रियलाइज्ड में जाएगा। तो प्लीज ये याद रखना, ये मेरे कहने का नहीं है, इंस्टीट्यूट ने बोला है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो, इंडेस ने बोला है। तो पीपी का रिवैल्यूएशन गेन ओसीआई में जाएगा और कौन से ओसीआई में? नॉन रियलाइज्ड में। ठीक है, ये याद रखेंगे बच्चों। अगर एक बार रिवैल्यूएशन करने के बाद आप फिर 2 साल बाद या 3 साल बाद फिर सब्सिक्वेंट रिवैल्यू कर रहे हैं, या 5 साल बाद या ईयरली, जो भी, देयर मे बी 2 सिचुएशन। या तो आपको सब्सिक्वेंट फिर गेन है या फिर से लॉस है। बट अगर देयर इज अ सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन आफ्टर इनिशियल रिवैल्यूएशन, आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, चेक
गेन और लॉस इन प्रीवियस ईयर, मतलब चेक करो प्रीवियस ईयर में रीवैल्यूएशन गेन था या लॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे प्रीवियस ईयर में क्या था वो डिसाइड करेगा तुम्हारा सब्सिक्वेंट कहां जाएगा। अब ध्यान से देखना, अगर आपके प्रीवियस ईयर्स में गेन था और अभी भी आपको क्या हुआ है गेन, पहले भी गेन था अभी भी आपको गेन हुआ है, चुपचाप ओसीआई नॉन रियलाइज में चले जाओ। गेन था, गेन मेंटेन्ड है, कोई टेंशन नहीं। यहां तक क्लियर है? यस। अब एक चीज इसका देखो, अगर आपको इस साल लॉस हुआ, पहले भी आपको क्या था लॉस ही लॉस था, लॉस चला आ रहा है, चुपचाप पीएनएल में ट्रांसफर कर दो। इसका मतलब जो चीज पहले थी वो अगर सालों साल मेंटेन्ड है तो जो पहले होता था वही चलते रहो। गेन है तो ओसीआई बढ़ता रहेगा, लॉस है पीएनएल बढ़ता रहेगा, सिंपल। बट पहले कुछ और था अब कुछ और हो गया, पहले लॉस था अब गेन हो गया, पहले गेन था अब लॉस हो गया। प्रॉब्लम यहां है देखो क्या प्रॉब्लम है। अब गेन हो गया, अब गेन मतलब सब्सिक्वेंट गेन है, पहले लॉस। अगर आपको अब गेन हो गया पहले लॉस, उस लॉस को बंद करो इस गेन से जितना पॉसिबल है, उस लॉस को गेन से बंद करो जितना पॉसिबल है। एंड अगर गेन फिर भी बच जाए तो ओसीआई में डाल देना। देखो करंट गेन टू पीएनएल, कहां पर लेके जाएंगे करंट गेन को पीएनएल में? क्यों? ये आपके प्रीवियस लॉस को कंपनसेट कर रहा है, और प्रीवियस लॉस कहां पड़ा था? पीएनएल में। करेक्ट? करेक्ट ईयर में जो भी गेन हुआ है वो पीएनएल को टू द एक्सटेंट लॉस कवर अप हो रहा है। फिर भी अगर गेन बच जाए, तब अगर बैलेंस इन गेन बच जाए तो ओसीआई एनआर। एज सिंपल एज इट। सीधी सी बात, पुराना कोई लॉस है पहले उसको आज के गेन से नलीफाई करो। पुराना लॉस कहां था? पीएनएल में। तो आज का गेन पहले ओसीआई में नहीं जाएगा, आज का गेन जहां तक का लॉस है वो कवर अप करो पीएनएल से, फिर ओसीआई में चले जाना। सिंपल चीज है, कॉम्पनसेट करो, और कॉम्पनसेट वही होगा जहां वो पड़ा है। अगर देखो ना, अब अगर आज लॉस हुआ है, पुराना गेन, बताओ पुराना गेन कहां होगा? ओसीआई में। तो ये लॉस भी कहां से कॉम्पनसेट होगा? ओसीआई से, अप टू द एक्सटेंट पॉसिबल। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा लॉस होगा पीएनएल। देखो, ट्रांसफर द करंट ईयर लॉसेस टू ओसीआई टू द एक्सटेंट पॉसिबल। बैलेंस लॉस जो आएगा ट्रांसफर टू पीएनएल। डोंट यू थिंक आपको ये समझ आ गया? सब बच्चों समझ आ गया? याद रखना, हमेशा याद रखना, अगर गेन कंटिन्यूड है तो ओसीआई कंटिन्यूड है, लॉस कंटिन्यूड है तो पीएनएल कंटिन्यूड है। गेन लॉस आपस में चेंज होते रहते हैं इधर उधर, तो याद रखना जो आज हो रहा है पुराना क्या है उससे कॉम्पनसेट करो, अपोजिट है तो। और अगर पुराना ओसीआई में है तो ओसीआई से कॉम्पनसेट करो, पुराना पीएनएल में है पीएनएल से कॉम्पनसेट करो। फिर देखो क्या बच रहा है, गेन बचा ओसीआई, लॉस बचा पीएनएल, दैट्स इट। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हुए हैं बेटा मेरे रेगुलर बैच में, बट ठीक है, इट्स अ रिविजन, रिविजन पे फोकस करेंगे। अब एक चीज याद रखना, जो पॉइंट है, इंस्टीट्यूट कहता है ओसीआई रियलाइज पे मत जाओ, वो आपका फोटे नहीं है, वो फिलहाल आपको काम नहीं है। इंस्टीट्यूट जो चाहता है कि इंडिया 16 का रिवैल्यूएशन गेन हमेशा ओसीआई नॉन रियलाइज में जाए। इसका मतलब एक बार मैं सिर्फ आपको बता देती हूँ शॉर्टकट में, इसका मतलब ये कभी भी पीएनएल के थ्रू रिक्लासिफाई नहीं होता। मतलब जब ये पीपी बिकेगा या खत्म हो जाएगा, इसका रीवैल्यूएशन सरप्लस जो ओसीआई एनआर में पड़ा है वो हमेशा डायरेक्टली रिटर्न अर्निंग्स में ट्रांसफर होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर इंस्टीट्यूट किसी भी प्रॉफिट या लॉस को ओसीआई में डाल रहा है, वो भी कहां? नॉन रियलाइज में, तो जब इसका बंद करने का समय आएगा, और ये कब आएगा? इस केस में जब असेट बिकेगा या असेट बेकार हो गया, अब किसी काम का नहीं है, उस केस में ये जो नॉन रियलाइज्ड ओसीआई हमारे अदर इक्विटी में रिवैल्यूएशन सरप्लस में जो पड़ा था, अब वो बंद हो जाएगा डायरेक्टली थ्रू रिटेन अर्निंग्स। तो ये आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस। आई होप आपको ये याद है। आप ओसीआई नॉन रियलाइज्ड को कहां लेके जाते हो? अदर इक्विटी के हेड में, एज पर इंड 1।
अदर इक्विटी में कौन सा हेड खोलते हैं अपन, रीवैल्यूएशन सरप्लस। ये तब तक खुलेगा जब तक असेट बिक नहीं रहा है। जिस दिन असेट को बेच दोगे या खत्म हो जाएगा, ये रीवैल्यूएशन सरप्लस कभी भी पीएनएल में रिक्लासिफाई नहीं होता, डायरेक्ट रिटर्न अर्निंग्स में जाता, डायरेक्ट रिटेन अर्निंग्स में जाता है। और ये किसके लिए, अगर आप ओसीआई नॉन रियलाइज्ड में हो, ओसीआई नॉन रिक्लासिफाइड में हो। इज अ पॉइंट क्लियर? एनआर का मतलब नॉट रिक्लासिफाइड, सिंपल। एनआर का मतलब नॉट रिक्लासिफाइड, नॉट रियलाइज्ड, इसका मतलब नॉट ट्रांसफर टू पीएनएल। सिंपल तरीके से याद कर लो, एनआर का मतलब नॉट ट्रांसफर टू पीएनएल, एनआर नॉट ट्रांसफर टू पीएनएल। इज अ पॉइंट क्लियर? तो फिर से सुन लो, रीवैल्यूएशन गेन इज एन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओसीआई नॉट रिक्लासिफाइड। इसका मतलब जब भी ये बंद करने की नौबत आएगी, कब आएगी, जब असेट बिकेगा या खराब होगा, ये कभी भी रिक्लासिफाइड टू पीएनएल नहीं होता। इसका रीवैल्यूएशन सरप्लस डायरेक्ट रिटेन अर्निंग को भेजा जाता है, इसीलिए इसको एनआर बोलते हैं, मतलब नेवर टू बी क्लासिफाइड टू पीएनएल। हाँ, अगर ये आर होता तो पहले पीएनएल में जाता, फिर वो जाता आगे। इज अ पॉइंट क्लियर? बट वो हमारा एरिया नहीं है। अब लास्ट सिंपल है, इसको टेंशन। तो अब हम रीवैल्यूएशन सरप्लस को रिटेन अर्निंग में डालते हैं, जो अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया वही। हम रीवैल्यूएशन सरप्लस को रिटेन अर्निंग में कंपल्सरी कब डालते हैं, जब मेरा एसेट सोल्ड आउट हो जाता है या लाइफ ओवर हो जाता है, करेक्ट। बट एक ऑप्शनल भी है, एक कंडीशन आपके इंस्टीट्यूट ने डाल रखा है, वो ऑप्शनल है। इंस्टीट्यूट कहता है एक्सेस डेप्रिसिएशन, जो एक्सेस रिवैल्यूएशन में आ रहा है, वो आप भी रिटेन अर्निंग्स में डाल सकते हो। देखो मेरा एग्जांपल है, बताती इसके लिए, फटाफट देखेंगे। एसेट 1 लाख का खरीदा, फर्स्ट डे का डेप्रिसिएशन 10,000, बताओ कितना आया, 90,000। आपने इसकी वैल्यू चेंज करके लगा दी 1,20,000, कितने का गेन है, 30,000। तो ये गेन कहां आ रहा होगा, ओसीआई नॉन क्लासिफाइड अदर इक्विटी रिवैल्यूएशन सरप्लस में, करेक्ट। इसमें डेप्रिसिएशन कितना बन रहा होगा, 13,333 फॉर द रिमेनिंग 9 years। बताओ एक्सेस डेप्रिसिएशन कितना है, अगर हमने रिवैल्यू नहीं किया होता तो 10,000, रिवैल्यू किया तो 13,333, एक्सेस डेप्रिसिएशन 3,333। बच्चों, ये एक्सेस डेप्रिसिएशन के लिए कंपनी के पास ऑप्शन है कि वो डायरेक्टली रीवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग में इस अमाउंट को ईयरली ट्रांसफर कर ले। मतलब असेट बिका नहीं है, असेट स्क्रैप हुआ भी नहीं है, फिर भी ये ऑप्शन खुला है कंपनी के पास ईयरली कुछ अमाउंट ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस को रिटेन अर्निंग में डालने का। और वो कुछ अमाउंट क्या है, एक्सेस डेप्रिसिएशन ऑन एक्सेस रिवैल्यूएशन। बट ये ऑप्शनल है। तो अगर आपसे कभी भी इंस्टीट्यूट पूछे कब कब रीवैल्यूएशन सरप्लस रिटेन अर्निंग में जा सकता है, कंपलसरी बिकने पे या स्क्रैप होने पे तो जाएगा ही जाएगा। एक ऑप्शनल है जो कंपनी ईयरली यूज कर सकती है, एक्सेस डेप्रिसिएशन ऑन एक्सेस रिवैल्यूएशन। एंड एक बार आपने ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया है, आपको हर समय ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा, फिर आपके ऊपर कंपलसरी हो जाएगा। दिस अप्लाइज ओनली इन केस ऑफ revaluation gain. If you opted this option needs to be opted every year because of the excess depreciation on revalued amount. तो आपको revaluation surplus से रिटेन अर्निंग में ये एक्सेस डेप्रिसिएशन ईयरली मूव करना पड़ेगा। revaluation surplus account debit to रिटेन अर्निंग्स। अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां तक जो मैंने पढ़ाया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी बनता है ऑफ इंड AS 16। आगे जो मैं पढ़ाने वाली हूं बहुत सिंपल है, जो कि हम फटाफट कर सकते हैं। बट मुझे बता क्या यहां तक समझ आ गया, जल्दी से बताएंगे बच्चों, यहां तक रिवीजन समझ आ गया। गाइस ये बड़े बड़े इंड AS है, अगर मैं एग्जाम से पहले सारे इंड AS अगर मुझे रिवाइज करने हैं तो मुझे पहले से लिख के आना पड़ेगा एंड थोड़ा सा मुझे स्पीड लेनी पड़ेगी ताकि मैं आपके पूरे इंड AS फटाफट रिवाइज करा पाऊँ। यस, बताओ बच्चों समझ आ रहा है? चलो आ जाते हैं एकदम छोटे छोटे टॉपिक्स। व्हाट इज कंपोनेंट अकाउंटिंग? कंपोनेंट अकाउंटिंग कुछ नहीं, अगर कोई चीज जिसका एक पर्टिकुलर कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी लाइफ अलग है एंड बाकी सारी चीजों की लाइफ अलग है, इंस्टीट्यूट कहता है अगर आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा कंपोनेंट कितना इंपॉर्टेंट है और उसकी लाइफ कितनी एंड बाकी की वैल्यू कितनी और उसकी लाइफ कितनी, तो आपको दोनों का डेप्रिसिएशन अलग अलग कंपोनेंट वाइज चार्ज करना पड़ेगा। देखो ना, ईच सिग्निफिकेंट पार्ट
with different useful life, depreciation has to be charged separately. करेक्ट? अगर कोई कार है जिसका इंजन की लाइफ अलग है और उसकी बॉडी की लाइफ अलग है, उस केस में बॉडी के अमाउंट का डेप्रिसिएशन अलग लाइफ पे, इंजन का अलग। यहाँ पॉइंट समझ आ गया? दिस इज कॉम्पोनेंट अकाउंटिंग। एंड अगर फ्यूचर में ये जो स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट था जैसे कि इंजन, आप इसको रिप्लेस करते हो, अलाउड है। इंस्टीट्यूट कहता है जब भी आप किसी कंपोनेंट को रिप्लेस करोगे, याद रखना नया कंपोनेंट उसके फेयर वैल्यू पे ऐड कर देना, पुराना कंपोनेंट उसके कैरिंग अमाउंट से निकाल देना। करेक्ट? और जो नया कंपोनेंट ऐड हुआ है उसका जो नया लाइफ है उस पर उसको डिप्रिशिएट कर देना। इज अ पॉइंट क्लियर? और बॉडी की जितनी लाइफ बची है उस पर उसको डिप्रिशिएट करते रहे। तो कंपोनेंट अकाउंटिंग दो चीजें बोलती है। कंपोनेंट अकाउंटिंग तब होगा जब कोई स्पेसिफिक पार्ट आप आइडेंटिफाई कर सकते हो जिसकी लाइफ अलग है, उसकी वैल्यू आप डिफरेंशिएट कर सकते हो रिमेनिंग से। कंपोनेंट अकाउंटिंग करो, कंपोनेंट वाइज डिप्रिशिएशन करो, बिकॉज लाइफ अलग है। एंड अगर किसी कंपोनेंट को रिप्लेस कर रहे हो तो जो कंपोनेंट रिप्लेस कर रहे हो उसका कैरिंग अमाउंट आउट करो। असेट हमेशा अपने कैरिंग अमाउंट पे निकलता है, एंड जो नया कंपोनेंट आ रहा है उसका फेयर वैल्यू आज का उसमें ऐड करो। तो दिस इज हाउ वी डू इट। इज अ पॉइंट क्लियर? और जो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आएगा इसमें फिर से एक कंपोनेंट आइडेंटिफाइड है, रिमेनिंग पार्ट आइडेंटिफाइड है, रिमेनिंग कंपोनेंट की कैरिंग अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ पे, नए कंपोनेंट को नए लाइफ से डिप्रिशिएट करते रहना। तो ऑलवेज रिमेंबर, कंपोनेंट अकाउंटिंग इफ पॉसिबल कैन बी डन, देन यू शुड फॉलो कंपोनेंट अकाउंटिंग ऑन योर पीपीई, एंड इंस्टीट्यूट भी आपको परमिट करता है। उफ, बस ऐसा कुछ नहीं है। एंड जब भी आप अपना कंपोनेंट बेचोगे, एज सिंपल एज इट इज, नया कंपोनेंट खरीदोगे, न्यू कंपोनेंट अकाउंट डेबिट मतलब पीपी अकाउंट डेबिट टू कैश एट बैंक। पुराना कंपोनेंट अगर निल प्राइस पे बिका तो पूरा लॉस। अगर कोई पैसे आए तो बैंक अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड कंपोनेंट। डिपेंड करता है, ये सेम एंट्री जो आप 11-12 में करते हो असेट बेचने पे। फिर कुछ बातें हैं जो डे टू डे लाइफ में देखने को मिलती है। मैम अगर असेट को हमने पुट टू यूज में लगा दिया, असेट मेरा चल रहा है, कभी उसका कुछ टूट गया, कुछ ग्रीस लगानी पड़गी, कुछ ऑयलिंग करनी पड़ी, इन सब खर्चों का क्या करें? अगर आप सब्सिक्वेंट कोई कॉस्ट इनकर कर रहे हो, नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, पीएनएल में लगा दो। कोई भी रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट हो रहा है, सेम जैसे कंपोनेंट अकाउंटिंग में सिखाया था वही कर लेना। अगर कोई मेजर इंस्पेक्शन है, अगर कोई असेट है जो बिना इंस्पेक्शन के चल नहीं सकता, कंपलसरी एयरक्राफ्ट को हर 5 साल में इंस्पेक्शन करवाना पड़ता है, जहां आने से पहले उसका इंस्पेक्शन कॉस्ट पता होता है। इंस्टीट्यूट कहता है इंस्पेक्शन कॉस्ट इज ऑल्सो वन मेजर कंपोनेंट, इसको भी कंपोनेंट अकाउंटिंग की तरह अकाउंट किया करो। ट्रीट एज सेपरेट पार्ट एंड अप्लाई कंपोनेंट अकाउंटिंग। इफेक्टिवली कोई ऐसे खर्चे जिससे असेट की लाइफ या कुछ इन्हांसमेंट नहीं हो रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी में फर्क नहीं आ रहा है, पीएनएल में। अदरवाइज कोई पार्ट रिप्लेस हो रहा है, कोई इंस्पेक्शन का मेजर खर्चा है, ट्रीट इट एज कंपोनेंट अकाउंटिंग। एम आई क्लियर? फिर लैंड एंड बिल्डिंग वाला पॉइंट याद रखना, लैंड इज अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, उस पर कभी भी डेप्रिशिएशन चार्ज नहीं करना। अगर आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग का इकट्ठा कॉस्ट एक साथ है, अगर आप स्प्लिट कर सकते हो कोशिश करो स्प्लिट करने का, बिकॉज लैंड नॉन डेप्रिशिएबल है, बिल्डिंग डेप्रिशिएबल है। सेपरेट लैंड एंड बिल्डिंग एज फार एज पॉसिबल, बिकॉज लैंड इज नॉन डेप्रिशिएबल, इट हैज इनफाइनाइट लाइफ। डेप्रिशिएशन चार्ज करने के 3 तरीके इंडियस बोलता है। अब इजी वाला पार्ट आ गया, एसएलएम डब्ल्यूडीवी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। टाइम पीरियड हमेशा कब से स्टार्ट होता है? जिस दिन से आप असेट को यूज करते हो तब तक, जब तक असेट आपके पास है या आप उसको बेचते नहीं हो। डेप्रिशिएशन निकालने का मेथड एक ही होता है, मतलब बहुत सारे मेथड है, परसेंटेज दिया हो तो परसेंटेज, अदरवाइज कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स यूजफुल लाइफ। डेप्रिशिएशन इज चार्ज इवन द असेट इज केप्ट आइडल। डेप्रिशिएशन मेथड, रेसिडुअल वैल्यू, यूजफुल लाइफ कैन बी रिव्यूड एनुअली, एंड अगर इसमें कोई चेंज आता है, ये चेंज प्रोस्पेक्टिवली हमेशा डालना होता है। और इस चेंज को कौन सा इंडेक्स कवर करता है? इंडेक्स 8, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। याद रखना, एनी चेंज इन डेप्रिशिएशन बिकॉज ऑफ द चेंज इन लाइफ, रेसिडुअल वैल्यू या डेप्रिशिएशन मेथड भी अगर चेंज हुआ, इंडेक्स 8 इसको कवर करता है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट में। यूजफुल लाइफ का मतलब है आप उसको कितने दिन के लिए यूज करोगे। इकोनॉमिक लाइफ का मतलब है उसकी पूरी लाइफ कितनी है। हमें उसकी इकोनॉमिक लाइफ से मतलब नहीं होता, हमें उसकी यूजफुल लाइफ से मतलब होता है। एनी चेंज इन द डेप्रिशिएशन हैज टू बी प्रोस्पेक्टिव। करेक्ट? अब आता है कब हम असेट को डी रिकॉग्नाइज करते हैं, मतलब हम उसको कब अपने बुक से निकालते हैं। वेरी सिंपल, जब असेट की लाइफ ओवर हो जाती है या असेट बेच देते।
लाइफ ओवर होने पे या बेचने पे देयर विल बी अ प्रॉफिट एंड लॉस. दिस इज द रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस. और रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ जाता है? पीएनएल में. कौन से हेड्स में? अदर इनकम. करेक्ट. अब एक लास्ट का एक पॉइंट है जिसको मैं थेरेटिकली आपको समझा देती हूँ, बट यस सम्स में बहुत बार इंस्टीट्यूट इसको पूछता है. याद रखना है इसको कैसे करते हैं. लास्ट टॉपिक एंड विल कंप्लीट आवर इंडेक्स का ऑल द कॉन्सेप्ट्स. मैम अभी आपने जो हमें बताया था स्टार्टिंग में कि हम एक एस्टिमेट लगाते हैं फ्यूचर के डीकमिशनिंग का कॉस्ट, राइट, साइट रिस्टोरेशन का कॉस्ट, उसका अगर कोई बीच में एस्टिमेट चेंज हो जाए, रेट बढ़ जाए मार्केट में, या जो हमने एस्टिमेट लगाया था उससे ज्यादा का खर्चा हो गया या होने वाला हो, आपको अंदाज लग जाए, तो क्या हम रिवाइज वैल्यू पे काम करेंगे? यस. इफ यू कम अक्रॉस कि आपकी फ्यूचर की वैल्यू रिवाइज होने वाली है एंड वो रिवाइज आपको दिख रहा है, तो आपको अपना फिर से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमिशनिंग को रिवाइज करना पड़ेगा. द आंसर इज यस. तो आपको एडेड जो आपने प्रेजेंट वैल्यू ऐड किया था बिगनिंग को, उसका रिवाइज का इंपैक्ट लेना पड़ेगा जिस दिन आपको वो रिवाइज एस्टिमेट पता चले, अगेन एट प्रेजेंट वैल्यू. बट उसकी एंट्री का इंपैक्ट कैसे लेते हैं वो देख लो. अगर आप कॉस्ट मॉडल ही यूज कर रहे हो तो इंस्टीट्यूट कहता है एनी एडजस्टमेंट विल बी डन इन द कॉस्ट ऑफ असेट ओनली रिगार्डिंग दिस फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमिशनिंग जो और आपने बढ़ाया. याद रखना, अगर आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमिशनिंग का एस्टिमेट चेंज होता है, जिस दिन आपका एस्टिमेट चेंज हो रहा है, आपको फिर से अपने कॉस्ट को रिवाइज करना पड़ेगा अगर आप कॉस्ट मॉडल पे हो. और ये रिविजन में दो पॉसिबिलिटी है. हो सकता है आपका प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग बढ़ रहा हो, मतलब कॉस्ट बढ़ रहा है. हो सकता है आप प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग कम हो रहा है, इसका मतलब कॉस्ट कम हो रहा है. अगर आपका कॉस्ट बढ़ रहा है तो पीपी अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग. कॉस्ट बढ़ना मतलब लायबिलिटी बढ़नी. कॉस्ट बढ़ना मतलब कॉस्ट को डेबिट करो, लायबिलिटी को क्रेडिट करो. बट अगर मेरी लायबिलिटी कम हो रही है मतलब कॉस्ट कम हो रहा है, एंट्री रिवर्स कर दो, प्रोविजनल फॉर डीकमिशनिंग अकाउंट डेबिट टू पीपी. तो एस्टिमेट आपका बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है. अगर एस्टिमेट बढ़ रहा है इसका मतलब फ्यूचर में लायबिलिटी बढ़ रही है. फ्यूचर में लायबिलिटी बढ़ रही है इसका मतलब कॉस्ट बढ़ रहा है. कॉस्ट मॉडल में पीपी अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग. उल्टा सोचो, अगर आपका एस्टिमेट कम हो रहा है, कॉस्ट कम हो रहा है, कॉस्ट कम हो रहा है, लायबिलिटी कम हो रही है, प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग को कम कर दो, असेट को कम कर दो. बट ये एंट्री कब डालेंगे? व्हेन देयर इज कॉस्ट मॉडल. बट इंस्टीट्यूट कहता है अगर आप रीवैल्यूएशन मॉडल कर रहे हो तो आपको रीवैल्यूएशन मॉडल के केस में अगर आपका प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग की एस्टिमेट में रिवीजन आ रहा है, आपको ये एस्टिमेट की एंट्री डालनी पड़ेगी रीवैल्यूएशन गेन या लॉस से. ठीक है, जैसा इंडियस बोलता है इट्स ओके. बेटा सोचो ना, इट मेक सेंस. सरप्लस या लॉस हमने रीवैल्यूएशन गेन या लॉस में डाला है, तो एनीवेज ये भी तो एक तरीके से रिवीजन इन एस्टिमेट है, तो इसका भी इंपैक्ट इसी में डाल दो. करेक्ट. तो अगर आपका फ्यूचर में प्रोविजन बढ़ रहा है मतलब लायबिलिटी बढ़ रही है. लायबिलिटी बढ़ना मतलब आपका फ्यूचर का एक्सपेंस बढ़ रहा है. फ्यूचर का एक्सपेंस बढ़ना मतलब फ्यूचर में लॉस. लॉसेज आर डेबिटेड. रीवैल्यूएशन लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग. तो व्हेनेवर देयर इज अ इंक्रीज इन प्रोविजन मतलब लायबिलिटी बढ़ रही है. लायबिलिटी बढ़ना मतलब खर्चा, इसका मतलब रीवैल्यूएशन लॉस आ रहा है. रीवैल्यूएशन लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग. बट अगर आपकी लायबिलिटी घट रही है मतलब डेबिट. लायबिलिटी घटना मतलब गेन. गेन का मतलब रीवैल्यूएशन गेन. रीवैल्यूएशन गेन हमेशा क्रेडिट होता है. इनकम्स आर क्रेडिटेड, लॉसेज आर डेबिटेड. तो इसको याद करने का तरीका भी मैंने सिखा दिया. लायबिलिटी बढ़ना मतलब क्रेडिट, लायबिलिटी घटना मतलब डेबिट. इस लायबिलिटी के बढ़ने से कॉस्ट बढ़ेगा तो कॉस्ट डेबिट. लायबिलिटी के घटने से कॉस्ट घटेगा, कॉस्ट क्रेडिट. लायबिलिटी के बढ़ने से खर्चा बढ़ता है, बिजनेस के लॉसेस बढ़ते हैं, रीवैल्यूएशन लॉस डेबिट. लायबिलिटी घटने से फायदा होता है, फायदा का मतलब गेन, गेन का मतलब क्रेडिट, रीवैल्यूएशन गेन क्रेडिट. क्या ये चार्ट आपको समझ आ गया? बट बेटा इस चार्ट में मैंने आपको सिर्फ चेंज इन एस्टिमेट के कारण आपकी क्या एडिशनल जर्नल एंट्री बनेगी वो सिखाया. और चेंज इन एस्टिमेट का वैल्यूएशन, उसके टेक्निक, उसका इंपैक्ट, वो तो बेटा आपको सम्स के थ्रू ही समझना पड़ेगा कि कैसे हम आने वाले सालों में इस चेंज इन एस्टिमेट का इंपैक्ट डालते हैं व्हेन बीच में कभी आपका प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग चेंज हो जाता है. तो आपके प्रेजेंट वैल्यू में चेंजेस आएगा, आपके डेप्रिसिएशन में चेंजेस आएगा.
ये सारी बातें तो आपको बेटा सम्स के थ्रू ही समझेगी, बट दैट्स ऑल फॉर द एंटायर इंड एस 16। मैंने पूरे इंड एस 16 के A to Z कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में करा दिया। इसके अलावा ट्रस्ट मी एक भी बात अनटच नहीं है। आप चाहो तो क्रॉस चेक कर लो अपने मॉड्यूल से, आप मेरे नोट से, या जिस भी फैकल्टी से आप पढ़ते हो। दिस इज द मैक्सिमम इंड एस 16, इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है इंड एस 16 में। क्या आप लोगों को ये इंड एस 16 अच्छे से समझ आ गया क्या? एकदम क्लियरली समझ आ गया? पूरा रिविजन अगर हुआ है प्लीज कमेंट बॉक्स पे लिखिए कि यस मैम 100% स्टार्ट टू एंड रिवाइज हो गया। इसके अलावा कोई पर्टिकुलर इंडियस आपको पहले ही चाहिए तो वो बता दीजिए, अदरवाइज एज फॉर माई मैं नेक्स्ट इंडियस का जो रिविजन लेने वाली हूँ वो इंडियस 23 है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ योर इंडियस 23 एंड आई होप दिस इंडियस वाज अ इंपॉर्टेंट इंडियस। ये मैंने नाम क्या लिख दिया गलत? Yes, I hope this NDS was very much clear to everyone. Thank you so much बच्चों। एक वन एक्स्ट्रा लग गया था बेटा, इट्स ओके। चलो, थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ ग्रेट डे।